दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ये शायरी से क्यों शुरुआत की जा रही है। इसका एक बहुत ही डीप मीनिंग है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि चारों ओर नकारात्मकता का माहौल है, जिसमें आपको लग रहा है कि कब रिजल्ट आएगा, कब फिर से मेंस होगा, कब क्या रिजल्ट आना है, मेंस कब होना है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी, पर आपको एक चीज ये याद रखनी है कि शाम कितनी भी हो अगले दिन सवेरा होता है। तो जल्दी ही आपकी चीजें क्लियर होंगी, बस आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहना है। आपको ये सोच के चलना है कि 3 लाख लोग पेपर देते हैं और सिलेक्शन केवल 300 का होता है, तो कोई 300 लोग तो होंगे जो डेली कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी सुविचार के साथ आज का एक नया पार्ट जो है शुरू करने जा रहे हैं हम, जिसमें हम एमपीपीएससी पेपर 3 की यूनिट 10 जियोलॉजी को पूरा कंप्लीट करेंगे यूट्यूब पर। अब आप यहां पे देखेंगे कि इसके पहले हमने पूरी मैथमेटिक्स यूट्यूब पे कंप्लीट कराई है, पूरा पेपर 5 हिंदी, पेपर 6 ऐसे, और साथ में अभी हम रियासतों को भी पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। इसी के साथ में आज से पेपर 3 की जियोलॉजी जो है वो आपके सामने पूरी यूट्यूब पर कवर कराई जाएगी। आज का ये जो लेक्चर रहेगा उसमें हम जो है इस पूरे लेक्चर में जियोलॉजी क्या होती है ये डिस्कस करेंगे, उसके पार्ट्स जो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, वो पढ़ेंगे। इसके अलावा लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर पे बात की जाएगी। ये जो पूरे लेक्चर हैं ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, तो इससे आपको चाहे आप किसी भी मीडियम के हैं तो आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। अगर हम बात कर रहे हैं जियोलॉजी की, तो जियोलॉजी जो है आप देखेंगे कि इसी साल जो 2020 है उससे ही ऐड हुआ था, न्यू यूनिट है काफी। इसमें आप देखेंगे कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका भी हमने क्या किया था, एनालिसिस किया हुआ था। अब आप यहां पे इसका सिलेबस देखिए। सिलेबस में आपको पूछा जा रहा है कि भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा क्या है और उसका महत्व क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस और डेफिनेशन की बात की जा रही है। फिर आपसे अर्थ के क्रस्ट, मेंटल, कोर क्या होता है, उसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ था, इसकी पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। आपको और क्या पढ़ना है, आपको लिथोस्फीयर जो कि स्थल मंडल होता है, हाइड्रोस्फीयर जो कि जल मंडल होता है, ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके बाद में आपको ओरिजिन और एज ऑफ अर्थ के बारे में क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको पृथ्वी की उत्पत्ति और आयु के बारे में जितनी भी थ्योरीज हैं वो सारी पढ़नी पड़ेंगी। और फिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो कि आपकी समय सारणी रहती है उसको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपको सीधा सीधा फिर क्या हो जाएगा, आपके मिनरल्स और रॉक्स पे बात कर देते हैं आपके सिलेबस में, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से रॉक की डेफिनेशन क्या है, उसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। और उसके अलावा जो है आपके मिनरल जो ओर्स हैं वो किस तरीके से फॉर्म होती हैं, क्या क्या मिनरल्स की क्या क्या ओर रहती हैं, फॉसिल्स क्या कहलाते हैं आपके, जीवाश्म जिसकी हम बात करें, और इसके अलावा वेदरिंग, इरोजन और नेचुरल गैस, ठीक है, और सॉइल कैसे, मृदा के बारे में पढ़ना है। तो ये एक मोटा मोटा आपका क्या है पूरा सिलेबस है जिसमें आपको पढ़ाई करनी है, और इसी के इर्द गिर्द जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी पढ़ने की। तो आप देखेंगे कि आज से जो है हम जियोलॉजी शुरू कर रहे हैं, इसके हम ज्यादा आपको लेक्चर नहीं देंगे। ज्यादा लेक्चर देने का मतलब ये नहीं है कि हम क्या करेंगे कि 10 या 12 पार्ट में इसको पढ़ाएं या एक टॉपिक को एक लेक्चर में पढ़ाएं। हम इसके थोड़े से बड़े लेक्चर्स बनाने वाले हैं। इसके टोटल 4 लेक्चर आएंगे, जिसमें पहला लेक्चर जो आज जो रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जियोलॉजी, अर्थ का क्रस्ट, मेंटल, कोर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। तो आज ये जो लेक्चर है इसमें हम 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें ओरिजिन ऑफ एज ऑफ अर्थ और जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में लेक्चर रहेगा, दूसरा लेक्चर। तीसरा आपका रहेगा रॉक के बारे में, जिसमें आपको पूरे रॉक्स पढ़ाए जाएंगे और साथ में मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में। और फोर्थ लेक्चर जो रहेगा आपका जिसमें जीवाश्म, वेदरिंग, इरोजन, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ग्राउंड वाटर और कोल एंड नेचुरल ऑयल गैस रहेगा। अब इसका मोटिव क्या है कि हम आपको ये जो टॉपिक्स हैं वो एक तरीके से एक बार में पढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके मेंस में अगर ज्यादा समय नहीं रहेगा, ठीक है। हमारे लिए भी ये डिफिकल्ट हो जाता है कि हम छोटे छोटे लेक्चर्स डेली डेली बनाते जाएं, इसलिए हमने पहले से ही इसको प्लान कर रहे थे। 10 से 12 दिन का पूरा रिसर्च लगा है, ठीक है, कंटेंट बनाने में मेहनत लगी है। उसके बाद में जो है आज से हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि आपको किस तरीके से मिलेगा कंटेंट, तो आप देखेंगे कि आपको पॉइंट वाइज पूरा कंटेंट मिलेगा। जैसे ये इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया और ये हिंदी मीडियम के लिए हो गया। जो भी हम समझेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे और आपको ये पूरा कंटेंट जो है वो मिलता जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ लोग होते हैं जो बोल देते हैं कि सीधे पीडीएफ ले आते हो, पढ़ा देते हो, तो उस पीडीएफ बनाने में भी काफी मेहनत लगती है। अगर आपको लगता है ये आसान है तो आप बिल्कुल हमारे साथ में आइए, जुड़िए और साथ में मिलकर हम काम करेंगे।
ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे कि आपको इस प्रकार से पूरे नोट्स मिलेंगे। ये पूरी जियोलॉजी के नोट्स हैं जिसमें आप देखेंगे कि 270 पेज तक ये पहुंचा है। इसमें पूरी जियोलॉजी आपकी कंप्लीट करवाई गई है। इसको हम भाग करके 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है। तो इसमें आपको हिंदी इंग्लिश सभी के लिए रहेगा, क्योंकि कुछ इंग्लिश मीडियम वाले रहते हैं जो वो बोलते हैं कि अगर हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो वो इंग्लिश के नोट्स की डिमांड करते हैं। हिंदी मीडियम वाले जो रहते हैं वो हिंदी में डिमांड करते हैं। तो ये जो है हमारे साथ में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए हम जो है इसको पूरा कवर करवा रहे हैं, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो है आपको पढ़ना है क्या, कि आपका भूगर्भ शास्त्र क्या होता है और उसकी परिभाषा और उसका महत्व। जो आपका सब्जेक्ट है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कहलाता है, कैसे होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। आपको डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जियोलॉजी पे अभी हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले आप यहां पे ये समझिए कि जियोलॉजी जिसको हम क्या बोलते हैं, भूगर्भ शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे जियोलॉजी को अगर हम क्या करें, 2 भागों में बांटें, भूगर्भ शास्त्र। ठीक है। तो यहां पे पहला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जियो। ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका लॉजी। तो आप कभी भी पता है आपको कि अगर हम लॉजी का मतलब समझें तो इसका मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। इसका मतलब क्या होगा, स्टडी होता है। और जियो का मतलब क्या होता है, हमारा अर्थ। तो अब यहां से आप समझिए, ठीक है, जो पृथ्वी है और उसकी क्या हो गई, स्टडी। तो जो भी अर्थ है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजी बोलते हैं। ये तो हो गई उसकी काफी एक काम चलाऊ डेफिनेशन। ठीक है। पर आप देखेंगे कि जियोलॉजी में और क्या क्या चीजें आती हैं। आप पहले ये समझिए कि अभी जो है हम कहां पे हैं, अभी हम 2022 में हैं। पृथ्वी को बने कितने साल हो गए हैं, बहुत सारे साल हो चुके हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर हो चुका है। उसके बाद में आप देखेंगे कि जब पृथ्वी बनी थी तो पहले क्या था, पहले पानी वगैरह नहीं था। ठीक है, लावा वगैरह था। फिर उसके बाद में कभी पानी आया, फिर लाइफ आई, फिर धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स आए। ठीक है, आपके डायनासोर भी आपको देखने को मिले। फिर इस तरीके से क्या हुआ, पृथ्वी अपने आप हर साल दर साल चेंज होती गई, उसकी अंदर की प्रोसेसेस चेंज होती गई। ठीक है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी होगी कि पृथ्वी ने किस तरीके से आकार लिए आपके, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई होंगी। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी में इंटरनल प्रोसेस होती है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि उसकी जो संरचना, जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, उसमें मल्टीपल प्रोसेसेस होती रहती हैं। उसमें आप देखेंगे कि क्या होता है कि हर टाइम के साथ में चेंज आता रहता है। तो ये जो जियोलॉजी है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें क्या करता है, उसी की स्टडी करवाता है कि पृथ्वी में किस तरीके के लोग रह रहे थे, क्या ऑर्गेनिजम्स रहे, उनकी स्टडी हो जाएगी। पृथ्वी में किस तरीके से प्रोसेस चल रही थी, किस तरीके से पृथ्वी का निर्माण हुआ, कैसे चेंज हो रही हैं, अब आगे जाके पृथ्वी किस तरीके से चेंज होगी, ये सारी चीजें जो है वो हमें क्या मिलती हैं, जियोलॉजी में पढ़ने को मिलती हैं। और जियोलॉजी में जो भी साइंटिस्ट रहते हैं, जो आप देखेंगे कि पृथ्वी में रिसर्च करते हैं, अर्थ का रिसर्च करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट बोला जाता है। अब ये तो हो गया जियोलॉजी क्यों समझना है हमें। ठीक है, अब जियोलॉजी से और क्या होगा, अगर हम पढ़ रहे हैं जियोलॉजी तो उससे आपको मिलेगा क्या। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अर्थ की प्रोसेसेस चेंज हो रही हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहां पर जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में वोल्केनिज्म होता है, ठीक है, जो ज्वालामुखी होते हैं, जो भूकंप आता है, इस तरीके की प्रोसेसेस को भी हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं जियोलॉजी की मदद से, कि अगर एक जगह बाढ़ आ चुकी है तो अगली बार में कहां किस तरीके से कितनी प्रगति में आप देखेंगे, कितनी तीव्रता से बाढ़ आ सकती है या कितनी तीव्रता से भूकंप आ सकता है, इसका ज्ञान भी आपको किससे मिल जाएगा, जियोलॉजी से मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जियोलॉजी की, तो जियोलॉजी क्या है, एक स्टडी है किसकी, अर्थ की। ठीक है, और इसके साथ में जब स्टडी तो है ये अर्थ की, अर्थ किस मटेरियल से बनी है। ठीक है, आप कभी भी देखते हैं, आप अपना घर बनवाते हैं अपना, तो आप घर बनवाते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या लगता है, उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या लगेगा, आपको लोहा लगेगा, ईंट लगेगा, सीमेंट लगेगी, रेत लगेगी, गिट्टी लगेगी। ये सारी क्या है, आपका एक घर बनता है, जब आप घर की डिजाइन करवाने जाते हैं तो ये सारे मटेरियल आपको बताए जाते हैं। ठीक है, अब उसका फायदा क्या होता है, आप उसमें भी देखते हैं कि लोहे की क्वालिटी क्या है, कैसी है, ताकि आपको आगे आने वाले समय में दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो इसी तरह अर्थ के लिए भी क्या करी जाती है, पढ़ाई करी जाती है कि अर्थ किस तरीके से बनी थी।
अब आप देखते हो कि जो अर्थ है उसमें आपको देखने को मिलते हैं कितने सारे मटेरियल्स रहते हैं, मिनरल्स फाउंड होते हैं, ठीक है, ग्राउंड वाटर मिलता है आपको पृथ्वी के अंदर, साथ में आपके पूरे मिनरल्स हो गए, आपका ऑयल हो गया, पेट्रोलियम गैस हो जाती हैं, ये सब भी चीजें आपको मिलती हैं। पत्थर भी अलग अलग प्रकार के रहते हैं, जिसमें कुछ पत्थर बहुत ज्यादा ही महंगे रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको पृथ्वी से ही मिलती है। तो वो किस तरीके से फॉर्म हो रही है, क्या हम किस तरीके से निकाल पाएंगे उनको, ये सब जो पूरा पढ़ना रहता है वो आपका जियोलॉजी के अंदर आता है, ठीक, पहली बात। अब देखते हैं कि अब ये मटेरियल किस मटेरियल से पृथ्वी बनी, ये हमें पता चला। तो यहां पर आप देखेंगे कि अर्थ की हम बात करें अगर, तो अर्थ जो है वो उसकी जियोलॉजी की हम बात करें तो जियोलॉजी क्या है, जियोलॉजी जो है अर्थ की स्टडी है, ठीक है। वो किस मटेरियल से बनी है उसकी स्टडी है, उसमें किस तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है, उसमें क्या प्रोसेस होती है, उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, ये सारी चीज जो है वो क्या करती है, जियोलॉजी आपको पढ़ाती है। आप देखेंगे कि क्या होगा, अर्थ का स्ट्रक्चर आपने देखा था कि यहां पर आप जब देख रहे थे कि आपको क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ना है, तो वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद में आप देखते हैं कि जो थ्योरीज पढ़ते हैं, कन्वेंशनल करंट थ्योरी हो गया आपका, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो गया, ये सारी क्या है आपकी प्रोसेसेस हैं जो कि इंटरनल चलती रहती हैं, ठीक है। आपके भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटते हैं, ठीक है, ये सारी क्या है इंटरनल प्रोसेस है अर्थ की जो आपको देखने को मिलती है। फिर देखते हैं कि इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, आपने तो यही देखा। इसके बाद में स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो यहां पे प्लैनेट में रह रहे थे, ठीक है, ये भी आपका किसके अंदर आएगा, जियोलॉजी के अंदर आता है। मतलब यहां पे आप क्या करेंगे, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि अर्थ में रह रहे थे, ठीक है। मतलब आपका अभी ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना, जो हम समय सारणी की बात कर रहे थे, इसमें आप देखेंगे कि पहले जो है एम्फीबियंस वगैरह किस तरीके से पैदा हुए, ठीक है, डायनासोर्स का क्या पीरियड था, फिर इंसानों का पीरियड कब आया, तो ये सारी चीज जो है वो आपको इस सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलती है। फिर क्या है आपका, देखा कि आपने जब जियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो आपको मटेरियल्स की बात हो गई, स्ट्रक्चर की बात हो गई, प्रोसेस की बात हो गई। अब ये सब सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये जो सारी चीजें हैं इनको पढ़ने के बाद आपको मिलेगा क्या, कि अब ये जो है इतने समय से जो चेंज होता आया है, तो आगे किस तरीके से वो चेंज होगा, उसका एक गुणागणित जो है हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने से मिलता है, ठीक है। तो मेन मोटिव क्या है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का ये है कि हमारी पृथ्वी किस तरीके से बनी है, किस तरीके से उसमें प्रोसेस चल रही है, क्या मटेरियल से बनी है, उसमें किस तरीके से लोगों का और जो ऑर्गेनिजम्स है वो किस तरह से चेंज हुए, और अब आने वाले टाइम में ये प्रोसेस कैसे चेंज होगी, ठीक है। तो मेन क्या है, जो बीत गया तो वो गया, पर अब जो आने वाला है उसको हम क्या करेंगे, इससे डिड्यूस करेंगे, इससे हम डिकोड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको जियोलॉजी जो है वो कराई जाती है। फिर आप देखेंगे कि अब हम बात करें तो जियोलॉजी जो है वो अर्थ का स्ट्रक्चर बना देगी, उसकी प्रोसेस वगैरह बना देगी, ये सारा जो है आपको अच्छे से पॉइंट वाइज आपको पूरा कंटेंट दे दिया है। जो भी समझाने की चीज थी वो हम समझाते जाएंगे, जो यहां पे लिखा है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, वो आप अच्छे अपने से एक बार यहां पे समझते जाइए। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको समझ में आ जाएगा, कोई इतने बड़े हैवी वर्ड्स नहीं है, ठीक है। जो आप भी चीजें समझ जाएंगे वो आपको काफी मदद करेंगे ये सारे नोट्स को पढ़ने में, ठीक है। जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जियोलॉजिस्ट मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं वो, ठीक है। वो किस तरीके से उनकी प्रोफाइल ही रहती है कि एटमॉस्फेयर किस तरीके से चेंज हो रहा है, मिनरल्स कहां मिलेंगे, आइस शीट जो है वो मेल्ट हो रही है तो वो किस तरीके से होगा, और साथ में मैपिंग वगैरह का काम भी वो करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके जियोलॉजिस्ट हो जाएंगे। देखिए यहां पे, अब आप देखो यहां पे ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखिए ये इमेज जो आपको दिख रही है, तो ये इसका मतलब क्या है, आपको ये देख रहे हैं कि एक पूरी चट्टान है, ये चट्टान जो है वो चेंज हो रही होगी, धीरे धीरे एरोड हो रही होगी, ठीक है। तो अब उसके अंदर क्या प्रोसेस चल रही है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये चेंज हो रहा है, ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक। अब यहां पर आप देखिए एक और चट्टान आपको दिख रही है, इसमें भी ये क्या बनी है, ये अर्थ से ही बनी है, अर्थ पे ही बनी है, ठीक है। इसमें रॉक्स हैं, अब ये रॉक्स किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, क्या ये जो है वो धसक सकती है, लैंडस्लाइड आ सकता है इसमें, इसकी क्या स्ट्रेंथ है, इस पे कुछ अगर हम बनाना चाहें या सपोज टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही बना दे तो क्या लोग जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे,
ये सब चीजें जो है वो कहां से पता चलेगी? इसकी स्टडी करने से पता चलेगी, और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? हम जियोलॉजी बोलते हैं। ठीक, अब यहां पे देखिए, ये जो भाई साहब हैं यहां पे क्या कर रहे हैं? इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो इन्हीं को क्या बोला जाएगा? जियोलॉजिस्ट बोला जाएगा। अब आप देखते हैं कि कोई पहाड़ रहते हैं, तो पहाड़ का आपने वो देखी होगी, माझी पिक्चर देखी होगी, ठीक है, उसमें आप देख रहे हैं कि पहाड़ तोड़ दिया जाता है। तो पहाड़ तो तोड़ दिया, पर पहाड़ तोड़ने के बीच में जो वो क्या वो टूट पा रहा है क्या, कैसा उसमें रास्ता बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? अगर बन पाएगा तो जैसे देखो, हमने यहां पे पहाड़ काट तो दिया, आपने पूरे औजार वौजार लगा के, पूरी सब टीम लगा के पहाड़ काट दिया, पर ये पहाड़ को इसके पहले आपकी स्टडी की जाती कि क्या इस पत्थर की इतनी क्षमता है कि अब इसको काट दिया तो ये वहीं पे स्टेबल रह पाए, ये भसक तो नहीं जाएगा, ठीक है, ये गिर तो नहीं जाएगा, ये सारी चीजें जो है, लैंडस्लाइड तो नहीं आ जाएगी। अगर आप देख रहे हैं कि आपने रोड बना दी और कल के दिन पहाड़ी नीचे गिर गया, तो ये सब पूरा स्टडी करना पड़ता है, और ये स्टडी करने का काम किसका होता है? जियोलॉजिस्ट का होता है। तो आपको यहां पे अभी जियोलॉजी का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, हिंदी माध्यम में अगर चलें तो हिंदी माध्यम में आप यहां पे देख सकते हैं कि भूगर्भ शास्त्र क्या है? पृथ्वी का अध्ययन है, वो किस सामग्रियों से बना है और उसकी संरचना जो है वो किन सामग्रियों से बनी और उसके अंदर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर किस तरीके का रहता है, मटेरियल क्या रहेगा और उसमें अंदर क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, ये सारा जो है आपका क्या पढ़ेगा, ये पूरी पढ़ाई किसके अंदर आएगी? आपकी भूगर्भ शास्त्र के अंदर आती है। इसके अलावा क्या रहता है? जो मैंने आपको बताया था कि जितने ऑर्गेनिजम्स क्या रहते हैं, जो जीव इसमें रहते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, वो भी आपके किसके अंदर आएगा? जियोलॉजी के अंदर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जरूरत क्या है जियोलॉजी को पढ़ने की। आप देखते हैं कि अभी हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, ठीक है, आपके पहले जो भी हुआ आप वो चीज भूल जाओ। अब क्या है? अब यहां पे अर्थ को देख रहे हो तो कभी भूकंप आ जाता है, ठीक है, बाढ़ आ जाती है, वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, लैंडस्लाइड जो हो जाती हैं, लैंडस्लाइड्स वगैरह जो देखते हैं आप, ठीक है, कोई पहाड़ी एरिया में रहते हैं। अभी देख रहे थे कि उत्तराखंड में जो हुआ था, बाढ़ आती है, जो हम डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह पर पढ़ते हैं, तो पहाड़ वगैरह जो है वो गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको क्या होगा? जियोलॉजी पढ़ने के बाद में होती है, क्योंकि कोई भी नई जगह में आप जाते हैं या घर वगैरह भी बनाने आप जाते हैं कोई एक नए एरिया में, तो पहले वो पूरा प्लॉट चेक किया जाता है, उसकी सॉइल वगैरह चेक की जाती है, ठीक है, कि वहां पे आप उसका नींव रख सकते हो उसकी कि नहीं। ठीक है, कोई भी बड़ी बिल्डिंग रहती है तो पहले उसका बेस जो है उसका चेक किया जाता है कि उसकी मिट्टी कैसी है, वहां पे क्या इसकी स्ट्रेंथ रहेगी, कितने फ्लोर बना सकते हैं हम यहाँ पे, उसके आसपास के एरिया में किस तरीके से जगह बनानी पड़ेगी, कितना एरिया होना चाहिए उसका बेस का, ताकि ये जो पूरा लैंड है वो सही से रह पाए। ये सब जो है आपको आने वाले समय में करना पड़ेगा। तो ये पूरी प्रोसेस जो है किसके साथ में रहेगी? जियोलॉजी में रहती है। इसके अलावा आप देख रहे हैं नेचुरल डिजास्टर्स पे तो किसी का हाथ है नहीं, ठीक है, वो तो आते ही हैं अपने आप। तो ये नेचुरल डिजास्टर क्यों आते हैं, कितनी तीव्रता से आएंगे, कितनी पावर से आएंगे, ये भी आपको किसमें पता चलेगा? जियोलॉजी के अंदर पता चलता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि कहीं पे बाढ़ आ रही है तो वो बाढ़ कितना ज्यादा इफेक्ट कर रही है, तो वो पूरे एरिया के पूरे रिसर्च की जाती है, वो पढ़ा जाता है, फिर उसके कारण जो है हम आगे के लिए क्या करते हैं? सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं। जब वो पूरे सेफ्टी मेजर्स वगैरह हम ले लेते हैं, उसके साथ में ही डिस्कस किया जाता है कि आगे आने वाले टाइम पे किस तरीके से हमें क्या करना है, सेफ्टी रखनी है। ठीक, उसके बाद में हम क्या करेंगे? पूरा मैप बना सकते हैं। जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पूरा मैप बनाते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि यहां पे और अर्थक्वेक आ सकते हैं, कितनी तीव्रता से आ सकते हैं, ये सारी चीजें जो होंगी वो आपको जियोलॉजी के अंदर मिलेगी। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा जियोलॉजी का? अगर हम बात करते हैं जियोलॉजी के इंपॉर्टेंस की, तो यहां देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बात करें हम, तो इंपॉर्टेंस के कारण क्या होता है? प्रोसेसेस का बारे में पता चलता है हमें, जिसमें क्या होगा? अर्थक्वेक आ जाएगा आपका, फ्लड्स आ जाएंगी, ठीक है, लैंडस्लाइड तो नहीं आ रही, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर आप पहाड़ियों में जा रहे हैं, घर वगैरह बनवा रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें देखना पड़ेंगी। इसके अलावा और क्या होता है? जो भी चीज हमें मिल रही है, हमें जो भी चीज मिल रही है वो काहे से मिल रही है? पृथ्वी से ही मिल रही है। ठीक है, चाहे पानी हो वो हमें पृथ्वी से ग्राउंड वाटर मिल रहा है, हमें पेट्रोल है, ऑयल जो है वो पृथ्वी से मिल रहा है, हम जो भी मिनरल्स का यूज करते हैं वो हमें पृथ्वी से मिल रहे हैं, आयरन हो पृथ्वी से मिलेगा, एल्यूमिनियम पृथ्वी से मिलेगा, सारी चीज जो है आपको अर्थ से मिल रही है, पृथ्वी से मिल रही है, डायमंड हो गया, सारी चीजें। तो
तो ये कहां मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, कितना डीप जाना पड़ेगा, कितना एक्सप्लोर करना पड़ेगा उस चीजों को, उसकी स्टडी भी क्या हो जाएगी, जियोलॉजी के अंदर आती है। ठीक है, तो यहां पे मिनरल्स वगैरह भी आपको कहां से मिलेंगे, जियोलॉजी की स्टडी से मिलेंगे, तो उसका इंपॉर्टेंस एक अलग होता है। इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जब मिनरल्स वगैरह की आपने बात करी, ठीक है, तो और क्या चीजें रहेंगी, वाटर। ठीक, वाटर के अलावा आप क्या करें, ऑयल वगैरह जो है वो आपको मिलेगा। और क्या होता है भाई, उसके अलावा भी अगर हम देख रहे हैं तो पृथ्वी से ही हमें क्या मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, स्टोन्स। ठीक है, स्टोन्स भी महंगे रहते हैं। ठीक है, मार्बल भी हो गया तो वो पृथ्वी के पास में तो मिल रहा है। ठीक है, आपके जो इग्नियस रॉक्स हैं, ग्रेफाइट्स वगैरह की हम बात करें, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये पत्थरों का भी यूज किया जाता है। पर्वत जो है उनसे काट के पत्थर लाए जाते हैं। ठीक है, मंदिर बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें भी होती हैं। तो वो भी कितना हमें किस तरीके से यूज करना है, उसकी क्या स्टडी रहेगी, ये भी किस में आएगा, आपका जियोलॉजी में आ जाएगा। तो जियोलॉजी में आपका एक मेजर पॉइंट और क्या रहेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी जियोलॉजी का काम आता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ हमको, जियोलॉजी की डेफिनेशंस पता चली हमें, और साथ में ही क्या पता चला, उसकी आवश्यकता पता चली। आवश्यकता में लैंडस्लाइड को क्या बोलते हैं, भूस्खलन बोलते हैं। ठीक है, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्रतिक्रियाएं जो होती हैं वो खतरनाक होती हैं। तो भूवैज्ञानिक क्या करते हैं, इन प्रतिक्रियाओं को अच्छी तरह से समझने के लिए इसकी संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे मानचित्र बनाए जाते हैं कि कहां पे बाढ़ आ सकती है भविष्य में, ये आपको पता चल सकता है। तेल वगैरह जो है, तेल कहां से मिलेगा, मिनरल्स की खदानें कहां पे हैं, पानी कहां पे मिलता है, ये सारी चीजें जो है वो आपको कहां पे मिल जाएंगी, भूगर्भ शास्त्र जो है उसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, हम एक साथ एक चीज और देखते हैं कि अभी क्या है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत चिंतित हैं। जलवायु परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है, उसमें अर्थ का क्या रोल रहेगा। ठीक है, पहले किस तरीके से जलवायु में परिवर्तन हुआ था, तो अर्थ के ऑर्गेनिजम्स में क्या चेंज आया था, क्योंकि देख रहे हैं कि ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया था। ठीक है, उसके कारण कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए थे। अभी भी हम देखते हैं कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स जो है वो वर्नरेबल रखे गए हैं। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीशीज हो चुके हैं, कुछ कुछ प्रजातियां जो है वो खत्म होती जा रही हैं। तो उसके कारण वो क्यों हो रही हैं, क्योंकि यहां पे पृथ्वी की भी प्रोसेस चेंज हो रही है। पृथ्वी की प्रोसेस चेंज हो रही है तो एटमॉस्फेयर में भी चेंज आ रहा है, क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं। इसके कारण क्या है, ऑर्गेनिजम्स भी चेंज हो रहे हैं। तो हम इंसानों के लिए भी हम देख रहे हैं कि हमें कब तक जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें जो प्रोसेस हैं, आगे फ्यूचर किस तरीके से होगा, ये सब के लिए आपको पृथ्वी का जो है स्टडी करनी पड़ेगी, आपको जियोलॉजी जो है वो पढ़ना पड़ेगा। अब आप देखिए यहां पे एक चीज ये समझिए कि आप कभी भी घर पे रहते हैं अपने, ठीक है, तो आप जब घर पे रह रहे हो तो पूरा घर कहां से बना था, किस तरीके से बना है, ठीक है, क्या एरिया था, क्या मटेरियल लगा है, उसके हिसाब से लाइफ डिफाइन की जाती है। ठीक है, कि आज आपने घर बनाया तो आपको पता है कि यार 10 साल बाद हमें शायद इसकी रिपेयरिंग लग जाएगी। ठीक है, आप देखते हैं कि पानी वगैरह गिरता है तो आपके घर की जो सीलिंग वगैरह है वो गीली हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके बाद में वो रिपेयर मांगती है, क्योंकि वो एक बार मटेरियल बन गया तो उसके अंदर प्रोसेसेस चेंज होती रहती हैं। तो वही क्या होता है, पृथ्वी के साथ भी होता है, पृथ्वी में भी प्रोसेसेस होती रहती हैं, वो भी चेंज होती रहती हैं। तो टाइम टू टाइम वो किस तरीके से हम इंसानों को हैम्पर कर सकती हैं, उसके लिए आपको भूगर्भ शास्त्र जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो आपको आज ये जो है अभी ये टॉपिक जो था हमने उसमें समझा कि भूगर्भ शास्त्र क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सब्जेक्ट रहेगा, और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। ठीक, आप देख रहे हो कि पहले क्या था, अर्थ थी, अर्थ में माउंटेन्स वगैरह भी नहीं थे, आपने देखा होगा। ठीक है, कि प्लेट्स वगैरह थी, ठीक है, एक पूरा लैंड मास था, एक सी था, फिर वो टूटे आपस में, कॉन्टिनेंट्स बने, जो प्लेट प्लेट टकराई तो उससे माउंटेन बन गए। ये सारी चीजें आपने पता करी होंगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, उसके कारण ही आप देख रहे हो कि आगे भी चीजें चेंज हो रही हैं। हमें पता चलता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट हर साल बढ़ती जाती है, भले ही बहुत छोटी बढ़ती पर बढ़ तो रही है, मतलब कुछ तो हो रहा है। अब ये उसका अनुमान लगाना कि ये कब बड़ा हो जाएगा या किस तरीके से चेंज होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मोटिव क्या है, हम इंसानों का मोटिव ये है कि हम जो पृथ्वी पे रह रहे हैं उसकी प्रोसेस में कोई ऐसी चेंज ना आ जाए जो हमारे लिए हानिकारक हो। तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा, और जब तैयार रहना है तो जहां आप रह रहे हो आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आपको क्या किया गया है, जियोलॉजी जो है वो पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है आपको इतना सा बेसिक एक इंट्रो था जियोलॉजी का, कि जियोलॉजी होता क्या है,
भूवैज्ञानिकों ने देखा है कि पृथ्वी कैसे बदल रही है, ठीक है, किस तरीके से उसमें जीवन के परिवर्तन आ रहा था। लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है तो उनके खाने पीने में भी परिवर्तन आता है, पेड़ों में परिवर्तन आता है, ठीक है। पहले जो पेड़ों की प्रजाति जिस तरीके से थी अब आपको देखने नहीं मिल रही, अगले 20 साल बाद आपको कोई पेड़ों की प्रजाति और देखने को ना मिले, ठीक है। तो ये किस तरीके से प्रोसेस चेंज हो रही है ये भी आपको क्या मिलेगा, भूगर्भ शास्त्र के अंदर देखने को मिलता है, ठीक। तो ये एक पूरा एक जो था इंट्रोडक्शन था किसका, जियोलॉजी का, जिसमें आपने क्या देखा कि जियोलॉजी कैसे होती है, क्या होती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों पढ़ा जाता है, ठीक। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट अगर हम देखें सिलेबस के हिसाब से तो अगला पॉइंट जो है आपको परिभाषा और महत्व जो है मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब जो अगला पॉइंट है वो है पृथ्वी की भूपट्टी, ठीक है, मेंटल कोर मतलब क्रस्ट मेंटल कोर या आंतरिक संरचना के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद में स्थल मंडल और जल मंडल, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ, हमारे अर्थ के क्रस्ट मेंटल और कोर की तरफ चलते हैं। चलिए, ये आपको ठीक लग रहा होगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश का अलग कर दें, हिंदी का अलग कर दें, तो ये हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर हम वो आपको करके नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। बाकी ये तो नोट्स जो हैं वो आपके लिए काफी आसान रहेंगे, क्योंकि देखिए कुछ चीजें जो हैं ऐसी, हाँ, हमने भी खुद देखा कि जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ते जा रहे हैं साथ में, तो कुछ थ्योरी ऐसी थी कि जो हमें हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही थी, ठीक है। भले ही हम इंग्लिश मीडियम के हैं, पर कुछ होता है जो हमें हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। कभी आपने ये भी देखा होगा कि कोई गुस्से में रहता है, ठीक है, कुछ बोल रहा है तो एक बार ये बोला जाता है तो क्या हिंदी में समझाएं क्या, तो हिंदी में समझाएं का मतलब क्या होता है कि हमारी मातृभाषा ये है तो हमें जिसमें ज्यादा क्लैरिटी रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत रहता है, तो हिंदी अगर आप हिंदी में भी पढ़ लेंगे ना तो आपकी कोई बुराई नहीं है। और वैसे ही सेम हिंदी वालों के साथ भी है, अगर इंग्लिश में बोले तो वहां पे उनको भी सही लगेगा पढ़ने में, ठीक है। जो भी हमारी टर्म्स चल रही है, इतना कोई क्रिटिकल टर्म्स नहीं आ रहे हैं, आपको चीजें जो है समझ में आएंगी, हम हिंदी इंग्लिश में बैलेंस बना के पढ़ते चलेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अर्थ के क्रस्ट मेंटल कोर से। अब आप देखो, सबसे पहले आपको यह समझना है कि अर्थ जो है वो किससे बनी है, ठीक है। अर्थ बनी किससे है, आप देखेंगे कि मिनरल्स रहेंगे, सॉइल रहेगी, पत्थर रहेंगे, एक पूरा जो है एक गोल आकार की अर्थ है पृथ्वी आपकी। अब वो पृथ्वी को क्या कर दिया है हमने, अलग अलग लेयर में बांट दिया है, अलग अलग लेयर में बांट दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम एक ऊपरी सतह में रहते हैं पृथ्वी की, पर आप ये देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर जो है अलग अलग लेयर्स हैं। आपने देखा होगा समुंदर, ठीक है, आप नदी ही देखो, चलो आप समुंदर भी नहीं जाओ, आप नदी के पास तो गए होगे, नदी के पास गए होगे तो आपने देखा कि नदी गहरी है। नदी गहरी है क्या मतलब क्या हुआ, आप जिस सतह पे खड़े हो उसके बाद में ऊपर पानी आ रहा है, पानी के नीचे आपको पता है कि नदी गहरी है, पर एक ऐसा पॉइंट तो होगा जहां पे फिर से सरफेस आएगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरा पानी ही पानी रहेगा एकदम अंदर तक, ऐसा तो होता नहीं है, एक सतह रहती है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि अगर आप यहां पे खड़े हैं, ये एक पूरा पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, जमीन है यहां पे, फिर धीरे 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 यहां पे क्या होगा, इसमें पूरे पोर्शन में पानी रहेगा, पर एक सतह तो होगी, ठीक है, आखिरी में एक लैंड तो होगा। फिर क्या है, इस तरीके से बाकी की अर्थ नीचे तक होती है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि पानी यहां पे आ रहा है, इस एंड पे पानी है तो अगले एंड पे पानी निकलेगा, ऐसा नहीं रहता, ठीक। आपकी अर्थ में एक पूरी लेयर्स रहेंगी पत्थरों की, ठीक, पत्थर रहेगा, लावा रहेगा, मैग्मा रहेगा, मिनरल्स रहेंगे, ये सारा जो है इस तरीके से अर्थ की संरचना हुई है। अब आप देखते हैं सबसे पहले जो पहला पोर्शन रहता है, जिस पोर्शन में अभी आप देखो यहां कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यहां पे आपको कॉन्टिनेंट बताया गया, हम थोड़ा सा और जूम करेंगे इसको, ठीक है। यहां देखिए ये क्या है, आपका कॉन्टिनेंट है, देखिए ये आपका कॉन्टिनेंट है। अभी हम कहां पे हैं, अभी हम यहां पे खड़े हैं, कॉन्टिनेंट पे खड़े हैं, ठीक। इधर पे हमारे ऊपर क्या है, हमारे ऊपर वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, एक लेयर है एयर की, ठीक। उसके नीचे आप देखेंगे, अब ये जो पृथ्वी के आपको जो पत्थर वगैरह दिख रहे हैं जिस पे हम खड़े हैं, आप यहां पे जाएंगे तो इसके ऊपर ये क्या दिख रहा है आपको, ये पानी दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी की एक पूरी सतह है, उसके बाद में पानी भी उस पर भरा हुआ है। तो आप देखेंगे कि जितना है 75% पूरे अर्थ में पानी है और बाकी क्या है, लैंड है। तो लैंड पे हम रहते हैं, तो जो लैंड का पोर्शन है, ठीक है, जो लैंड का पोर्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, क्रस्ट कहलाता है, ठीक है। और ये जो
पूरा क्रस्ट कहलाता है। ठीक है, ये पानी जो भरा है और उसके ऊपर की, अब आप देख रहे हैं ना कि पृथ्वी की जो सतह की हम बात कर रहे थे ऊपर की, तो ये जो पृथ्वी है इसमें नीचे यहां पे और भी तो लैंड है, जो अपर लेयर टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ या स्टोन की बात करें, इसमें पानी भर गया है ना, तो ये पानी भर गया है तो इसकी लेयर थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो ये जो ऊपर की लेयर रहती है, ऊपर की लेयर को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्रस्ट बोलते हैं, या फिर इसके अलावा क्रस्ट के साथ में थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये क्या होता है, मैंटल होता है। 3 लेयर में अर्थ को बांटा गया है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। ठीक है, जो क्रस्ट रहता है और उसके साथ में ही, क्रस्ट के साथ में अगर आप देखेंगे जो अपर पोर्शन ऑफ मेंटल रहता है, उन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोल देते हैं, लिथोस्फीयर बोल देते हैं, या फिर स्थल मंडल बोल दिया जाता है। तो स्थल मंडल क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से बना था, क्या थ्योरी थी, वो सारी जो है आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये लिथोस्फीयर कहलाता है आपका। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये देखिए, ये क्या हो गया, हमने देखा कि ये जो ऊपर की सतह थी ये आपकी क्रस्ट कहलाएगी, और ये जो ऊपर का मेंटल है वो उस दोनों को मिला के हम क्या बोल देंगे, लिथोस्फीयर बोल देते हैं। अर्थ का आप देखेंगे कि रेडियस होता है। अब देखिए, अर्थ क्या है, एक स्फीयर है, एक गोल आकार का है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर, अंदर इसके सब क्या है, मटेरियल भरा हुआ है एक तरीके से। ठीक, आपने देखी होगी, आपने फुटबॉल देखी होगी। ठीक है, फुटबॉल के अंदर क्या रहती है, हवा रहती है, पर ये हवा नहीं है। ठीक, इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है। अब देखेंगे तो इसका क्या है, एक रेडियस होगा, सेंटर होगा, सेंटर से ये रेडियस होगा, तो ये जो दूरी है, ठीक है, ये दूरी आपको 6400 किलोमीटर के समथिंग मिलती है। अब यहां पर देखेंगे कि अर्थ की हम बात करें तो ये जो पूरी भी जितना हम ज्ञान लेंगे ना अभी कि अर्थ में क्या होता है, कोर क्या होता है, मेंटल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको अर्थ के अंदर जाके नहीं पता चली हैं। ठीक है, इनके लिए अलग अलग से सोर्सेस बनाए गए थे। क्या डायरेक्ट सोर्सेस थे, इनडायरेक्ट सोर्सेस थे। डायरेक्ट सोर्सेस का मतलब होता है कि हमने क्या किया, माइनिंग किया। अब एक पॉइंट तक ही माइनिंग कर पाते हैं, नीचे जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। ठीक है, एक मिनट, नीचे जब जाएंगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो उसके बाद में एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसके नीचे हम नहीं जा सकते, ना हमारी मशीन्स जा सकती हैं। आप देखते हैं कि माइनिंग होती है तो उसके लिए नीचे जाते हैं। ठीक है, केजीएफ देखी होगी आपने, लिफ्ट लगी रहती है, बहुत नीचे लेके जाया जाता है, गर्मी होती है बहुत। ठीक है, तो एक पॉइंट के बाद में आपका सर्वाइवल नहीं हो पाता वहां पे, तो उसके बाद में जो है हमारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेस काम में आते हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेस का मतलब क्या हो जाता है, हम प्रेशर चेक करते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो मैग्मा वगैरह की प्रॉपर्टीज चेक करी जाती हैं। तो इस तरीके से देखा जाता है कि अर्थ के अंदर और क्या था। पहली बात करी हमने किसकी, क्रस्ट की। जो ऊपर की सतह थी वो आपकी क्या थी, क्रस्ट कहलाती है। इसके बाद में आपका क्या है, इसके बाद आता है आपका मेंटल। ठीक है, तो ये मेंटल जो रहता है ना, ये आपका कम से कम 83% जो है, 83% जो है वो मेंटल का पोर्शन रहता है। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। और मेंटल को भी 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक अपर मेंटल होता है, एक लोअर मेंटल होता है। तो जो ऊपर का पोर्शन रहता है अपर मेंटल का, उसको एस्थेनोस्फीयर का नाम दिया जाता है। ठीक, और फिर अगली जो रहती है लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोल देते हैं। इन सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी रहेंगी, क्या सॉलिड रहता है, क्या लिक्विड रहता है, ये सारा चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पृथ्वी जो है वो उसकी संरचना बनाई जाती है। चलिए यहां देखते हैं, अर्थ की अगर हम बात करें तो आप पहले ये देखिए। ठीक है, एक ये पूरी अर्थ की लेयर बना देते हैं हम, फिर उसको बांट देते हैं। ठीक, पहली ये जो लेयर है, पहली लेयर है, इसको हम क्या बोल देंगे, क्रस्ट बोल देंगे। ठीक, अब इसमें भी अपर क्रस्ट रहेगा, इसमें लोअर क्रस्ट भी रहेगा। ठीक, फिर क्या आ जाता है आपका, मेंटल आ जाता है। तो यहां पे अपर मेंटल रहेगा और यहां पे लोअर मेंटल रहेगा, और फिर क्या रहेगा, यहां पे अपर कोर रहेगा और लोअर कोर रहेगा। ठीक, क्रस्ट और जो आपका ये जो है, ठीक है, अपर मेंटल, इसको दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, हमारा क्या हो जाता है, ये एस्थेनोस्फीयर नहीं, लिथोस्फीयर कहलाता है। ये आपका लिथोस्फीयर कहलाता है, ऊपर की सतह। ठीक,
अब इसी क्रस्ट में आपको देखेंगे कि इसी क्रस्ट में आपको ऊपर पानी भी देखने को मिलेगा। तो क्रस्ट की जो है अगर हम बात करें तो क्रस्ट जो है उसके जो डायमीटर है, जो उसकी साइज है, उसमें थोड़ा सा थिकनेस में डिफर आता है। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी की सतह है, तो आप ऊपर खड़े हैं, फिर आप देखते हैं कि जो आपके ओशियन है, तो ओशियन में ऊपर पानी रहता है, पर उसके नीचे, ठीक है, आप यहां पे खड़े हैं, आप मुंबई में मरीन ड्राइव पे खड़े हैं, पर आपको समुद्र दिख रहा है, तो समुद्र के यहां पे इतने एरिया में पूरा पानी भरा है, पर एक सतह होगी। ठीक है, तो सपोज हमारा क्रस्ट जो है वो यहां तक है, तो ये थिकनेस अलग है, ठीक है, और ये थिकनेस अलग होगी, इस तरीके से रहता है। ठीक है, अब मटेरियल्स भी डिफर करते हैं, क्रस्ट में अलग मटेरियल होगा, मेंटल में अलग मटेरियल होगा, कोर में अलग मटेरियल मिलेगा, मतलब मिनरल्स अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो क्रस्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सियाल बोला जाता है, मतलब इससे बना होता है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जो है वो मेनली आपको देखने को मिलते हैं क्रस्ट पे। फिर मेंटल में आपको देखेंगे, इसको क्या बोल दिया जाता है, सीमा बोल दिया जाता है, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम वगैरह देखने को मिलेगा। और कोर में क्या रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइफ, नाइफ से बना रहता है, मतलब निकेल और आयरन वगैरह जो है आपको कोर में मेनली देखने को मिलते हैं। ठीक, इतना समझ में आया आपको, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अर्थ की एक जो है हम बोल सकते हैं कि लेयर समझ में आई। अब देखो यहां पर एक चीज और रहती है, ठीक है, एक डिसकंटिन्यूटी रहती है। डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी पढ़ना रहता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से डिसकंटिन्यूटी रहेगी, तो आप देखेंगे यहां पर डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो मतलब दो लेयर के बीच में एक छोटी सी पट्टी की बात करी जाएगी, जिसके को हम क्रॉस करके, जो लिमिट है, जिसकी लाइन है, उसको अगर हम क्रॉस कर दें तो उसके बाद में दूसरी लेयर आ जाए। ठीक है, तो पहला जो क्रस्ट है, जो पहला अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट है, ठीक है, उसके बीच में जो रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, कोनरोड डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। फिर उसके बाद में मोहो रहेगी, ठीक है, फिर उसके बाद में आपकी रुदरमन रहेगी, फिर आपका गुटेनबर्ग और लेहमान। ठीक है, तो इस तरीके से 5 जो है आपकी डिसकंटिन्यूटी रहती है। ठीक है, तो इस भी हमें पढ़ना है। अब आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चन आएगा अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर समझाने के लिए, तो आपको 11 मार्कर में ये क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको क्रस्ट, मेंटल, कोर तीनों के बारे में बताना पड़ेगा, किस तरीके से क्या उनकी थिकनेस रहती है, क्या उसमें जो है डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगी, कहां पे कितना उसका देख सकते हैं कि रेडियस कहां तक रहेगा, ठीक है, और क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी उसमें, मिनरल्स मेनली कौन कौन से मिलेंगे, ये सारे पॉइंट्स जो है आपको लिखना पड़ेंगे। इसके अलावा आपसे 3 मार्कर 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। 3 मार्कर में आपसे ये क्या है, डिसकंटिन्यूटीज के बारे में पूछ लिया जा सकता है, तो ये जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, और यही पूरा एक टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के अंदर। ठीक, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पे ये समझना है कि एक पूरा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, हमारे पास में कि इंटीरियर को हम देख पाए अर्थ का, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है, आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा, ज्यादा डीप तक हम नहीं जा पाते, एक कोई पॉइंट तक हम जा पाते हैं। अर्थ का जो रेडियस है वो 6370 किलोमीटर के अप्रॉक्स रहता है, हम 6400 बोल देते हैं। ठीक, उसके पूरे सेंटर तक ना कोई पहुंचा है ना कोई पहुंच पाएगा। अर्थ में और क्या प्रोसेस रहती है, अर्थ में ग्रेविटी भी चलती रहती है। ठीक है, ग्रेविटी कैसे आती है, गुरुत्वाकर्षण अगर हम बात करें वो कैसे होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरीके से क्रिएट होता है अर्थ में। आप देखेंगे कि अर्थ के अंदर, ठीक है, ये थोड़ा इस टॉपिक से नहीं है, हम अलग से बात कर रहे हैं इस बारे में, कि अर्थ के अंदर जो है वो मिनरल्स रहते हैं। अब मिनरल्स रहते हैं, अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। अर्थ रोटेट करती है तो मिनरल्स रहते हैं उसके अंदर, तो वो मॉल्टेन फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। ठीक, उसके कारण क्या होता है, एक मिनरल दूसरे मिनरल को अट्रैक्ट करता है, ऊपर से क्या होता है, मोशन उनका वैसे ही रहता है, तो उससे क्या होगा, एक पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अर्थ कहां से आ जाता है, इस तरीके से आपको पूरा एक मिनरल्स के जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, जो रोटेशन फोर्सेस हैं, उसके कारण आपको पूरा देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं कि हम किस तरीके से और देखते हैं इसको पूरा, कि ड्रिलिंग और माइनिंग होती है, उसके कारण जो है हम अर्थ का इंटीरियर को ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि जो इनडायरेक्ट सोर्सेज रहते हैं, जिसमें हम डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, इस तरीके का चेक करते हैं। उसके अर्थक्वेक वगैरह आते हैं तो उनकी वेव्स किस तरीके से आ रही हैं, उनका क्या स्केल था, वो देखा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मॉल्टेन, जो आपका लावा निकलता है कहीं से, उसकी प्रॉपर्टीज चेक करी जाती हैं कि उसमें कौन कौन से मिनरल्स जो हैं वो मिल रहे हैं आपको। तो ये जो पूरा है आपको अर्थ में देखने को मिलता है। चलिए
अब देखिए, विशाल आकार और इसकी आंतरिक संरचना की बदलती प्रकृति के कारण प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा पृथ्वी की आंतरिक भाग के बारे में जानना संभव नहीं है। ठीक है, अच्छा लगता है हिंदी में पढ़ के ये सब। फिर मनुष्यों के लिए पृथ्वी का केंद्र तक पहुंचना असंभव है, बता दिया मैंने आपको। खनन और ड्रिलिंग के माध्यम से ही हम कुछ किलोमीटर तक पहुंच पाते हैं, जहां से हमें उसके प्रत्यक्ष निरीक्षण कर पाते हैं। ठीक, फिर भी कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से वैज्ञानिक को इस बात का उचित अंदाजा है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा दिखता है। कि मतलब हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस से पूरा देख लिया कि किस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा। साइंटिस्ट जो हैं एक तरीके से उनको बताते हैं। अब आप समझिए, आपसे फिर से क्वेश्चन आया, जैसे हमने जियोलॉजी में क्वेश्चन पूछा था कि जियोलॉजी हमने पता कर लिया कि जियोलॉजी होता क्या है। उसके बाद में हमें ये एक क्वेश्चन था कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ाया जाता है। अब हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में क्यों पता करना है। ठीक है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में इसलिए पता करना है क्योंकि वॉल्केनिज्म होता है, फ्लड्स होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, जो भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, जो जियोफिजिकल फिनोमिना है, वो एक बार को आगे जाके हमारे डिजास्टर का रूप ले सकते हैं। इसलिए हमें अर्थ को पढ़ना पड़ता है, उसके अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि बाकी के, अब देखो रिसर्च चल रही है, हम तो मार्स तक पहुंच गए हैं। ठीक है, और भी आगे जाने की सोच रहे हैं। ठीक, तो प्लैनेट्स की भी जो रिसर्च है वो भी अर्थ भी कुछ लगभग उसी तरह से बनी होगी जिस तरीके से बाकी प्लैनेट्स बने हैं। तो अर्थ के बारे में ही स्टडी कर लो। तो बात वही है ना कि हम अपने घर की चीजों को पूरा देख नहीं रहे हैं, बाहर का आपको देखने जाना है। तो इसलिए पहले अपने घर की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अर्थ के बारे में इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि बाहर की चीजों को भी आपको जाना है। सोलर सिस्टम किस तरीके से फॉर्म हुआ, ठीक है, मार्स में मिट्टी है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, ये सारी चीजें देख रहे हैं। और अगर हमने अर्थ की ही मिट्टी को नहीं देखा कि कौन कौन सी मिट्टी होती है, तो ये तो एक गलत बात हो जाएगी ना। ठीक है, एलियंस मजाक उड़ाएंगे हमारा। फिर अगला देखेंगे कि एवोल्यूशन और प्रेजेंट जो कंपोजिशन है किसका, एटमॉस्फेयर का। अब अर्थ को क्या करता है, एक वायुमंडल सराउंड करता है, वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, अर्थ की प्रोसेसेस चेंज हो रही हैं तो वायुमंडल में क्या चेंज आ रहा है, ये सारी चीजें भी हमें पता चलेंगी। अब अर्थ को समझना है तो उसके इंटरनल भाग में ही तो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा। फिर क्या है कि मिनरल्स, सीधी बात है, सबसे ज्यादा फायदा हमारा यहीं पे होता है। ठीक, कि अर्थ के अंदर कहां मिनरल्स है, कैसे क्या है, तो यहां पर आपको अपना फायदा करना है तो अर्थ से ही मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको आंतरिक भाग जो है वो प्रकृति का समझना पड़ेगा, उसके परिवर्तन की प्रकृति को समझने के लिए। ठीक, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं जिसमें हम माइनिंग और ड्रिलिंग करते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन करते हैं, ये आपके डायरेक्ट सोर्सेज हो जाते हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या होता है, डेप्थ के साथ में आप देखेंगे कि डेंसिटी बढ़ती है। अब डेंसिटी बढ़ती है, वो कैसे बढ़ेगी हम समझते हैं आगे। ठीक है, आप देखेंगे कि डेंसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा देंगे, एक बार में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कॉन्सेप्ट से ही आप समझ जाओगे कि डेप्थ के साथ में क्या क्या चेंज आएगा, किस तरीके से चेंज आएगा। ठीक है, चलिए डेप्थ देखिए, विथ डेप्थ प्रेशर एंड डेंसिटी इंक्रीजेस, हेंस टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। ठीक है, पहला आपका डेप्थ हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट सोर्स रहेगा। ठीक, अगला क्या हो जाता है आपका, अगला आपका ग्रेविटी हो जाता है। ग्रेविटी के बारे में पता चलता है ग्रेविटेशन से। ठीक है, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स में क्या फर्क आता है, पोल में ग्रेविटी किस तरीके से रहती है, इक्वेटर में किस तरीके से रहेगी। इक्वेटर में आप देखते हैं कि डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो ग्रेविटी आपको कम फील होती है। पोल में ग्रेविटी ज्यादा फील होती है, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि डिफरेंस रहता है वहां पे। ठीक है, उसमें आप देख रहे हैं कि उसके अलावा जो मीटियोर्स आते हैं, ठीक है, जो उल्का पिंड वगैरह आते हैं, ठीक, वो उल्का पिंड वगैरह से भी हम इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखिए जैसे रचना हुई थी पूरी, तो उस तरीके से आपका मेटियोर्स वगैरह, उल्का पिंड वगैरह, पृथ्वी सब एक जैसे ही मटेरियल से बने थे लगभग। तो जो उल्का पिंड वगैरह के हमें साक्ष्य मिलते हैं, उसके कारण हम देखते हैं कि और पृथ्वी में और क्या रिसर्च हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, थोड़े से इनडायरेक्ट सोर्सेस कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष सोर्सेस क्या रहेंगे, डीप माइनिंग और ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह रहेगा। अप्रत्यक्ष सोर्स क्या रहेगा आपका, गहराई और जो भी गुरुत्वाकर्षण वगैरह रहता है। ठीक है, ये नोट्स काफी है, आप बस सिर्फ एक बार लेक्चर सुन लो, एक बार नोट्स पढ़ लेना, आपकी पूरी जियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए फिर से आते हैं हम अपने डायग्राम पे। ये देखिए, अर्थ की अगर हम बात करें तो पहले जो है ऊपर की सतह, ठीक है, ऊपर की जो है आपकी, ऊपर की जो देख रहे हैं, तो ये क्या है आपका क्रस्ट है। ठीक है, सॉलिड मिनरल सिलिकेट्स वगैरह मिलेंगे आपको।
फिर क्या है आपका अपर मेंटल देखने को मिलेगा, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। इस तरीके से आपने जो है केक काटते हैं ना अपन, केक काटा वैसे ही उसका पार्ट यहाँ पे दिख दिया। ठीक है, तो ऊपर जो है आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखने को मिलेगा। देखो दो तरीके के क्रस्ट होंगे, एक होगा ओशियनिक क्रस्ट, एक होगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब जिसपे हम खड़े हैं, ठीक है। ओशियनिक क्रस्ट मतलब जिसमें पानी भरा हुआ है। अब ये पानी भरा है तो पानी कहीं तक एक हद तक भराएगा ना, नीचे का तो उसके पृथ्वी ही रहेगी, तो जहां पे वो पृथ्वी रहेगी तो वो ऊपर का पोर्शन भी क्या कहलाएगा, हमारा क्रस्ट कहलाएगा। ठीक, फिर लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर देखेंगे जो अपर पोर्शन रहता है, ठीक है, अपर मेंटल और जो हमारा क्रस्ट रहेगा उस दोनों को मिला के क्या बोल देंगे, लिथोस्फीयर बोल दिया जाता है। एस्थेनोस्फीयर क्या रहेगा, एस्थेनोस्फीयर हमारी अपर मेंटल की लेयर को एस्थेनोस्फीयर बोल देते हैं। ठीक है, तो इतनी जो है टर्मिनोलॉजी समझनी है, हम अभी एक एक करके अर्थ का सब पूरा पढ़ने वाले हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए अर्थ की लेयर्स को समझते हैं। अर्थ की पहली लेयर कौन सी थी भाई, पहली लेयर कौन सी थी, अर्थ की क्रस्ट थी। क्रस्ट के बारे में अगर हम पढ़ें तो क्रस्ट जो है वो उसकी टोटल थिकनेस कितनी रहेगी, 30 से 50 किलोमीटर तक रहेगी। अब आप समझो, आप जहां खड़े हो उससे 30 किलोमीटर अंदर जाना है। 1 किलोमीटर का पता है आपको, आपके घर से कहीं का 1 किलोमीटर आपने देखा होगा, उसी को आप थोड़ा सा घुमा दो, नीचे की तरफ देखो तो कितना ज्यादा एरिया हो जाएगा। ठीक है, बहुत नीचे हो जाएगा, 1 किलोमीटर ही। 1 किलोमीटर से अगर आप 30 किलोमीटर तक चले जाओ तो आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी गहराई होगी। ठीक है, 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर। आप कभी पचमढ़ी वगैरह जाते हैं, पचमढ़ी वगैरह में ही, ठीक है, अभी अपन एमपी के हैं तो एमपी की बात करें ना, हर कोई पचमढ़ी भी नहीं गया होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, पचमढ़ी में आप जाते हैं, सबसे ऊपर जाते हैं धूपगढ़ वगैरह, तो नीचे देखते हैं तो आपको गहराई दिखती होगी, वो कुछ ही किलोमीटर है। ठीक है, पर आप देखेंगे कि 30 से 50 किलोमीटर भी एक बहुत बड़ा नंबर कहलाता है, तो वो क्या रहेगा, आपका क्रस्ट रहता है। अब इसमें देखेंगे ओशियनिक क्रस्ट जो है वो थिनर है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो आपका थिक रहता है, जो कि आपका क्या रहेगा, 50 से 70 किलोमीटर तक का रहता है। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है भाई, ये समझो। ये देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये हम इधर हम खड़े हैं। ठीक है, आप गए हो समुंदर देखने, यहां आप समुंदर आओगे तो समुंदर का ये बीच है। ठीक है, ये बीच है, आप यहां तक जाओगे। ठीक है, आप यहां तक जा पा रहे हो, पानी भर गया, आप पूरे अंदर चले गए। ठीक है, तो फिर ये इस तरीके का पूरा समंदर रहता है। ठीक, थोड़ा सा अपन कलर भी चेंज कर देते हैं, आपको पानी पानी सा दिखे ताकि। ठीक है, तो ये पूरा पानी भरा रहता है। ठीक है, इस तरीके का रहेगा। अब हम बोल रहे हैं कि 30 से 50 किलोमीटर तक का हमारा क्रस्ट है। ठीक, आपका जो क्रस्ट है वो 30 से 50 किलोमीटर तक का, ये आपका 50 यहां तक का क्रस्ट है। तो आप देखेंगे कि ये जो है, ठीक है, ये पूरी एक लेयर थी क्रस्ट की, तो इसकी थिकनेस क्या है, ज्यादा है। ओशियनिक करंट, ओशियनिक क्रस्ट कहलाएगा जो ओशियन के नीचे रहेगा, तो इसकी थिकनेस क्या रहेगी, कम रहेगी। स्वाभाविक सी बात है, ऊपर पानी भरा है, ऊपर पीस ऑफ लैंड तो है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थिकनेस में डिफरेंस आता है। पहली बात ये समझ में आया अपने को। फिर क्या होगा और क्या पढ़ना है इसके बारे में, आपको क्रस्ट पे ही आपको मेजर माउंटेन सिस्टम देखने को मिल जाएंगे। पूरी जो है हमारी जीवन काल जो है सब यहीं पे क्रस्ट में ही बसा हुआ है, पृथ्वी के ऊपर वाले पोर्शन में। हम मेंटल कोर तक तो जा ही नहीं पाते हैं। फिर आपके पूरे माउंटेन्स वगैरह जो हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, आपकी जो खाइयां हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगी। तो क्रस्ट सिर्फ एक आपकी ऐसी एक सीधी सीधी परत नहीं है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको लैंडफॉर्म्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपके माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स सब आपको क्रस्ट में देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो है ये अर्थ का बहुत ही कम पोर्शन है। मतलब आप देख रहे हो कि जब हमने 6400 किलोमीटर तक का रेडियस देखा था, तो उसमें से 350 जो है वो उसका बहुत ही कम 1% ही कहलाता है। ठीक है, 60 किलोमीटर समथिंग, तो वो उसका 1% ही कहलाएगा, उससे कम ही कहलाएगा वो तो। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि जो मोहो डिस्कंटिन्यूटी है, मोहो डिस्कंटिन्यूटी क्या कहलाती है, जो हमने पहली वाली बोली थी, पहली वाली कोनरोड थी, दूसरी वाली क्या हो गई आपकी, मोहो हो जाएगी, जो कि आपका क्या करेगा, अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट से क्या करेगी, इसको चेंज करती है। ठीक है, उसके बीच में जो है डिस्कंटिन्यूटी रहेगी। इसके लिए भी एक शॉर्ट फॉर्म है। आपने पाकिस्तान का एक प्लेयर होगा, ठीक है, आपने पाकिस्तान का एक प्लेयर था क्या, उमर गुल। ठीक है, तो इसी के नाम से क्या है, आप कर दो कुमर गुल कर दो। ठीक है, कुमर गुल कर दो, तो यहां से आ जाएगी आपकी कोनरोड आ जाएगी, यहां से मोहो आ जाएगी, आर से नाम याद नहीं आ रहा, गुटनबर्ग आ जाएगी, लहमान आ जाएगी। ठीक है, आगे आपको आर से भी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें रहती है, इतना सब पढ़ के आना पड़ता है। चलिए
फिर देखते हैं अपन, यहां पर ही आपको क्या मिलेंगे, पूरे रॉक्स देखने को मिल जाएंगे अर्थ के ही क्रस्ट पे। जो मैग्मा फूटता है वो बाहर आता है तो वो कहां पे आ जाता है, क्रस्ट पे आ जाता है। तो यहां पे भी आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैग्मा क्या होगा, लावा क्या होगा, इसके बीच में डिफरेंस है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है तो सेम ही चीज, पर वो अर्थ के क्रस्ट के नीचे कुछ कहलाती है, अर्थ के क्रस्ट के ऊपर कुछ कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है ये आप बताएंगे, ठीक है। ये पूरी जो अर्थ है इसमें आपको अलग अलग तरीके के रॉक्स देखने को मिलेंगे, ताकि आपके जो भी इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक, सारे रॉक्स जो हैं वो आपको अर्थ के क्रस्ट में देखने को मिलते हैं। मेनली आपका अर्थ क्रस्ट जो है वो सियाल कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि यहां पे सिलिका और एल्यूमिनियम का बोलबाला रहता है। ये दो मिनरल्स हैं वो आपको सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादातर दिखाई देते हैं यहां पर। और फिर क्या होगा, ठीक है, जो आपकी डिसकंटिन्यूटी रहती है हाइड्रोस्फीयर और क्रस्ट की, इसको कोनोरोड बोलते हैं, ठीक है, कोनराड, ठीक है। तो ये आपकी डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। तो इस तरह से आपको अर्थ का क्रस्ट समझ में आया कि ये क्या होता है, ठीक है, क्या होगा, इसमें क्या चीजें रहती हैं, किस तरीके से काम करता है। अगला चलते हैं किसमें, मेंटल में। मेंटल सबसे बड़ा पोर्शन है। मेंटल पोर्शन में क्या देखेंगे आप, पूरा अराउंड 83% जो है वो पूरा मेंटल रहता है। ऊपर का पोर्शन जो है क्रस्ट का और जो अपर मोस्ट पार्ट है मेंटल का, उस दोनों को मिला के स्थल मंडल या फिर लिथोस्फीयर बोला जाता है। उसकी थिकनेस जो रहेगी कितनी रहती है हमारी, जो हम ऊपर लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं वो आपका 200 किलोमीटर तक रहता है। पर अगर हम मेंटल की बात करें तो मेंटल जो है आपका क्या रहेगा, मेंटल आपका 2900 किलोमीटर तक जाता है। डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। डेंसिटी कहां है, मेंटल की वेरी करती है 2.9 से 3.33, और यहां पे इस तरीके से रहेगा। आपको सॉलिड मैग्ना भी देखने को मिलता है। मतलब जो भी नीचे अंदर पोर्शन है ना, जो भी आपके मिनरल्स हैं, सॉइल हैं, फॉसिल्स हैं, ये सारी चीजें मिला के जो भी आपका मलमा रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। ये मैग्मा जो है आपको इसमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। अंदर और अंदर जाएंगे आप तो आपको क्या हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ अभी तक यहां पे, चलिए 83% रहेगा। उसमें आप देखेंगे कि यहां पे सिमेटिक जो है उसको बोला जाएगा। एस्थेनोस्फीयर क्या है, एस्थेनोस का मतलब होता है वीक, ठीक है, कमजोर रहेगा। ये अपर पोर्शन रहता है मेंटल का, ये जो है 400 किलोमीटर तक रहेगा। ये आपको यहाँ पे जो भी वॉल्केनिक इरप्शंस जो हैं वो एस्थेनोस्फीयर से ही आएंगे। मतलब क्या हो गया भाई इसका, कि जो है हम देखते हैं कि अर्थ का क्रस्ट था, अर्थ का ये जो पूरा लेयर है, ठीक है, इसमें यहाँ पे सपोज ये ज्वालामुखी जो है वो इस तरीके से बना है, ठीक। तो ये ज्वालामुखी का ये जो मैग्ना है ना, ये यहाँ पे आपका कहां से लेके आएगा, ये आपका एस्थेनोस्फीयर से ही लेके आएगा। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। एस्थेनोस्फीयर पे 3 मार्कर आएगा तो ये 4 पॉइंट में से कोई भी 3 लिख देना, बन जाएगा। चलिए अगला जो है, अगला लेयर क्रस्ट पढ़ा हमने, मेंटल पढ़ा। अब आते हैं कोर पे। कोर जो है आपका कितना डायमीटर तक रहेगा, रेडियस अगर हम देखें तो 2900 से 6400 तक का कोर रहेगा। ये 16% ही रहेगा। इसमें आपके हैवी मेटल्स आपको देखने को मिलते हैं। हैवी मेटल्स मतलब निकेल और आयरन जैसे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नाइफ बोला जाता है। और आउटर कोर जो रहेगा वो क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, पर इनर कोर जो है वो सॉलिड रहता है। अब सॉलिड रहता है तो कोई ने जाके नहीं देखा है वहां पे, ठीक है, ऐसा माना गया है कि सॉलिड रहता है। चलिए पृथ्वी की परतों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहली क्या रहेगी, भूपट्टी रहेगी, ठीक है, जिसको क्रस्ट बोलते हैं हम। क्रस्ट के बारे में हमने आपको सारी चीजें बता दी, क्या उसका एरिया मतलब रहता है, कितनी थिकनेस रहती है, 30 से 50 किलोमीटर तक की रहती है, ठीक है। महाद्वीपीय क्रस्ट कैसा रहेगा, महासागरीय क्रस्ट कैसा रहेगा, ये भी समझा दिया, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज की बात है आपको, अगर आप हिंदी मीडियम वाले भी हैं और समझ रहे हैं तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। मोहोवेरिक जो है, मोहो क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी वो क्या रहेगी, वो आपको समझ में आया होगा। मेंटल क्या रहेगा, ठीक है, मैग्नीशियम वगैरह और सारी चीजें जो है आपको बता दी गई हैं। एस्थेनोस्फीयर की परतें, ठीक, ये सब लिखा गया है आपके लिए, ठीक है। फिर आते हैं हम क्या, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट पे। अब एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट पे देखेंगे, जो मैंने आपको बताया कि अर्थ क्रस्ट में पहला क्या होता है, सियाल होता है, मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है। तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम अगर आप देख रहे हैं तो वो क्या है, आपके मेटल्स हैं। पर अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो है एलिमेंट की अगर हम बात करें वो कौन सा रहेगा, ऑक्सीजन रहता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है, ठीक है, मेंस में भी पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा जो है आपको ऑक्सीजन रहेगा अगर हम एलिमेंट की बात करें। अगर हम क्या करें, मेटल्स नॉन मेटल्स की बात करें, तो मेटल्स की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको फिर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम देखने को मिलते हैं,
ठीक है, इसलिए यहां पे सीएल बोलता है उसको, SiAl, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रहती है कहां पे, अर्थ क्रस्ट में। इसके अलावा और क्या क्या देखने को मिलेगा, आयरन देखने को मिलता है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और अदर्स। ठीक है, उनके परसेंटेज यहां पे आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, इतना जो है अभी तक आपको अर्थ का क्रस्ट, मेंटल कोर वगैरह के बारे में थोड़ा सा समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब यहां पे आप देखेंगे कि पहले आपकी अर्थ में जब आप नीचे जाने लगते हो तो किस तरीके से प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर कैसे होगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। आप देख रहे हैं कि यहां पर थोड़ा सा और बता देते हैं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के कोर्सेज चल रहे हैं हमारे, पता ही होगा आपको। वेहांश इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आप जाके देखेंगे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में हम आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर की बात करें कि हम अर्थ के अंदर किस तरीके से नीचे जाएंगे और कैसे इनमें चेंज आता है। पहले हम बात करते हैं घनत्व की, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। अब आप एक चीज ये समझिए कि जब हम बात कर रहे थे क्रस्ट पे हैं, क्रस्ट पे हैं तो हमें क्या मिल रहा था, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम देखने को मिल रहा था। नीचे गए तो हमें सिलिकॉन, मैग्नीशियम वगैरह देखने को मिला, और नीचे आए तो हमें निकेल और आयरन देखने को मिल गए, मतलब हैवी मेटल्स देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपको क्या मिलेगी, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वहां पे हैवी मेटल्स का बोलबाला रहता है। तो पहली चीज तो आपको क्लियर हो गई कि जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाओगे तो उसका घनत्व जो है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब वो घनत्व उसका बढ़ता जाएगा तो वो कितना बढ़ेगा, वो आपको यहां पे लिखा हुआ है, कितना है, 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ये जो है वो बढ़ता जाएगा। अब देखिए घनत्व बढ़ रहा है, ठीक है, आप अंदर जाएंगे तो अंदर और गर्मी पैदा होती रहेगी। ठीक है, आप जैसे जैसे जाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। नीचे ठीक है, मॉल्टेन जो आप देख रहे हैं, लावा एकदम गर्म रहता है। ठीक है, वो उसके पहले अगर हम देखें प्रेशर, तो प्रेशर कैसे बढ़ेगा, प्रेशर भी आपका देख रहे हो कि घनत्व बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर कैसे बढ़ता है आप ये बताओ। सबसे पहले आप अपने हाथ में एक किताब रखो, ठीक, फिर उसके ऊपर आपने दूसरी किताब रखी, फिर तीसरी किताब रखो, फिर चौथी किताब रखो, और फिर आप अपना हाथ ऐसे लेके बैठे रहो। क्या होगा, आपके हाथ में क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर क्या कहलाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वो जो किताबें रख रहे थे, एक किताब रखी तो आपका उसमें फोर्स लगाया आपके हाथ के एरिया पे, तो प्रेशर क्रिएट किया। एक और किताब रखी तो क्या हुआ, फोर्स बढ़ गया, तो फिर वो एरिया जो था। एक और किताब रखी तो फिर क्या हुआ, और फोर्स बढ़ गया, एरिया तो सेम था। तो उससे हो क्या रहा है, जितना ज्यादा आप उस पर बर्डन करोगे वो उससे क्या होगा, उसका फोर्स बढ़ता जाएगा, और फोर्स बढ़ता जाएगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो आप अब इसी में अपनी अर्थ को समझो। अर्थ का एकदम छोटा सा पार्ट अंदर का कोर था, वो कोर के ऊपर एक लेयर बनी, फिर और लेयर बनी, फिर और लेयर बनी, फिर और लेयर, और फिर ऊपर से हम इंसान लोग भी सब थे। तो वो उस अंदर वाले पोर्शन पे कितना ज्यादा प्रेशर रहेगा, इतना ज्यादा जो है आप देखेंगे एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है तो उस लेयर का पूरा वजन, ठीक है, उसका फोर्स, उसका पूरा एरिया, ये पूरा क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इससे क्या होगा, जो प्रेशर है अर्थ के अंदर अगर हम जाते हैं तो प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है। समझ गए, इतनी सी बात थी। अगला चलते हैं टेम्परेचर पे, दबाव जो है वो बढ़ता जाता है। अब टेम्परेचर पे चलते हैं, तो टेम्परेचर आप देखेंगे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, PV इक्वल्स टू nRT होता है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अंदर जाएंगे तो और गर्मी होती जाती है। ठीक है, गर्म मॉल्टेन वो निकलता है, ठीक है, मैग्मा और लावा वगैरह। आप देखेंगे कि 100 किलोमीटर तक जाओगे तो 12 डिग्री पर किलोमीटर बढ़ेगा, फिर और नीचे 300 किलोमीटर जाओगे तो 20 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, आपका नीचे जाता है। ठीक है, आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहता है। आप देखते हैं कि जो तापमान है, आप अगर माइनिंग वाइनिंग में भी देखते हैं तो नीचे तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, यहां पे ये समझा कि डेंसिटी, प्रेशर और हमारा तापमान जो है वो किस तरीके से बढ़ता है। ठीक है, अभी तक जो है हमने क्या कर लिया है, हमने पूरा हिंदी इंग्लिश में मिला के पूरा कवर किया कि जियोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, जियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, साथ में अर्थ जो है, क्रस्ट, मेंटल कोर, वो है पूरा हमने पढ़ा। अब जो है हम आते हैं किसमें, अपने तीसरे टॉपिक पे। ठीक, अभी तक ये जो है पूरा कंटेंट सफिशिएंट है। ठीक है, कुछ नहीं जाना, इससे आगे कुछ नहीं आएगा। विश्वास ना हो तो पेपर देख लो पिछली बार का, सीधा सीधा वेदरिंग इरोजन पे क्वेश्चन आ गया है, सीधा सीधा आपको मेटामॉर्फिक रॉक पूछ लिया है, सीधा सीधा आपसे जियोलॉजी पूछी गई है।
कुछ भी नहीं आया, सीधे सीधे कीवर्ड्स पूछे गए हैं। ठीक है, हम जो भी पढ़ रहे हैं हम तो फिर भी बहुत डीप में पढ़ रहे हैं। अभी हम लिथोस्फीयर पढ़ेंगे तो हम उसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे, हम उसमें यहां पे ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या थी, कन्वेंशनल करंट थ्योरी क्या थी, लिथोस्फीयर कैसे फॉर्म हुआ, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। ठीक है, हम इसमें डीप में ही जा रहे हैं फिर भी, पर इतनी जो है अगर आप देख रहे हो कि इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं, सारी चीजें आपको समझाई जा रही हैं। फिर आप देख रहे हो हाइड्रोस्फीयर है, तो हाइड्रोस्फीयर में हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वाटर साइकिल क्या होती है। हाइड्रोस्फीयर में आप नीचे जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे आप देख रहे हैं कि क्या रिजेस बनती हैं, आपकी ट्रेंच कैसे बनती है, ये सारी चीजें जो है हम आपको आज पूरा कवर करवाने वाले हैं। तो जैसा कि आपको YouTube पे लिखा है ना कि कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, तो कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। और अगर आप एप्लीकेशन में ही ये लेक्चर देख रहे हो तो आप ये मान के चलो कि ये 4 लेक्चर में आपकी पूरी जियोलॉजी खत्म हो रही है। ठीक है, भरोसा करना है और आपको पूरा कंटेंट में यहां पे पढ़ाया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में बना के ले आए, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगी है, समय लगा है, इसलिए जो है टाइम लगा इसमें। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं किसमें, लिथोस्फीयर पे। लिथोस्फीयर पे चलते हैं। अब आप खुद ही देख रहे हैं, अभी तक हमने जो है अभी कितने पढ़े हैं, अभी 1 घंटे की क्लास हुई होगी लगभग, तो 1 घंटे में हमने क्या पढ़ा है, 24 पेज पढ़े हैं। और यहां ऊपर देखिए, यहां ऊपर आपको दिख रहा होगा टोटल कितने पेज हैं, 269 पेज हैं। ठीक है, तो आप उससे समझ सकते हैं कि कंटेंट इससे ज्यादा क्या ही लाओगे यार, 30 नंबर की यूनिट है। ठीक है, 30 नंबर की यूनिट में और कितना पढ़ोगे। ठीक, चलिए अब हम आते हैं क्या, स्थल मंडल या फिर लिथोस्फीयर पे। फिर से चलेंगे, डायग्राम वगैरह सब बने हुए हैं हमारे। चलो ये देखो, जैसा मैंने आपको बताया था, लिथोस्फीयर का मतलब क्या होगा, क्रस्ट होगा और अपर मोस्ट मेंटल देखने को मिलेगा। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो पृथ्वी की सतह है हमारी, जिसमें हम खड़े हैं, वो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाएगा। यहां पे आप देखेंगे कि आपको ये पूरा समुंदर देखने को मिल रहा होगा, पर समुंदर के अंदर भी तो एक क्रस्ट होगा ना। ठीक है, तो ये जो क्रस्ट होगा ये आपका क्या कहलाएगा, ओशियनिक क्रस्ट कहलाता है। ठीक, फिर ऊपर का जो मेंटल रहेगा आपका, उसको भी लिथोस्फीयर टोटल बोला जाता है। अब ये कैसे बना, क्या था लिथोस्फीयर, क्यों था लिथोस्फीयर, ये इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, स्थल मंडल पृथ्वी का सबसे कठोर सबसे भारी भाग है। ठीक, पता चला, ये तो हमने बात कर चुके हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये किससे हजारों साल पहले बना था, हजारों साल पहले बना था, लगभग 100 किलोमीटर मोटा है। इसकी मोटाई जो है वो उम्र पे उसकी निर्भर करती है, किस तरीके से किसकी मोटाई जो है वो कम हो रही है, बढ़ रही है। कैसे करती है उम्र पे भाई, क्योंकि आप देख रहे हो कि वेदरिंग और इरोजन भी चलता रहता है। आप देख रहे हैं कि कुछ पहाड़ हैं, उनकी हाइट कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि उसमें हवा पानी वगैरह जो है वो पत्थर नीचे आते जाते हैं, तो उनकी हाइट कम होती जाती है। वो सारी चीजें होती रहती हैं। तो ऐसे ही लिथोस्फीयर की भी हाइट जो है वो वेरी करती है। ठीक है, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिथोस्फीयर को देखो, फिर से वही बात, ओशियनिक को कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर में डिवाइड किया जाएगा। ओशियनिक लिथोस्फीयर जो रहेगा वो क्या रहेगा, थोड़ा सा कम रहता है। ठीक, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। देखिए, अब मेनली क्या है कि जब भी हम लिथोस्फीयर की बात करते हैं ना, तो लिथोस्फीयर में मेनली आपको क्या पढ़ना रहेगा, आपको जितनी थ्योरीज हैं वो सारी आएंगी यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सी थ्योरीज आ जाती हैं आपकी, पोलर वैंडरिंग थ्योरी आती है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आती है, ठीक है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आएगी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आएगी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आएगी। ठीक है, जिसको आपको ध्रुवीय भटकना होगा, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत हो जाएगा आपका, संवहनी वर्तमान सिद्धांत हो जाएगा, समुद्र तत्व हो जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक भी आएगा। ठीक है, पहला जो है लिथोस्फीयर क्या होता है, ठीक, इसका इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। इंपॉर्टेंस हालांकि यहां लिखा नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। लिथोस्फीयर की हम बात करें तो यहां पे क्या है, हम रहते हैं यहां पे। ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, मेंटल में तो कोई रहता नहीं होगा। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म भी नहीं रहते होंगे। ठीक, पहले तो लाइफ एग्जिस्ट करती है लिथोस्फीयर पे, पहला पॉइंट। फिर यहां पे आपको ही क्या मिलेगा, मिनरल्स एक्सप्लोरेशन भी होगा, वाटर भी आपको यहीं मिलेगा, प्लांट्स भी यहीं पे आपको देखने मिलेंगे।
ठीक, इसके अलावा और क्या होगा, ऑयल्स वगैरह का भी जो है आपको यहीं पे देखने को मिलता है, स्टोन्स वगैरह जो है वो यहीं पे आपको मिलेंगे। तो ये पूरा एक ओवरऑल इंपॉर्टेंस हो जाता है कि हमें पृथ्वी की सतह से मिलता क्या है। अब हमें मॉल्टन जो है, हम मैग्मा तो लाते नहीं है अपने घर पे, ठीक है, जो भी चीजें मिल रही हैं हमें ऊपर ऊपर मिल रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंपॉर्टेंस आपका रहेगा लिथोस्फीयर का। चलिए पहली थ्योरी पे चलते हैं हम, जो कि क्या है आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, जिसको हम क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में आपका इसको बोल देते हैं महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, ठीक है। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत जो है वो हम बता देते हैं आपको। अब इसके जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो तो इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम है, इसलिए आप ऐसा मत बोलना कि सर हिंदी इंग्लिश क्या कर रहे हो जे, ठीक है। चलिए पहला जो है आपका क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या फिर आपका जो है महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत जो है, ये किसने दिया था भाई, ये अल्फ्रेड वागनर ने दिया था 1922 में, ठीक। उन्होंने क्या बोला कि जब पृथ्वी की संरचना के बारे में बात करी जाती है कि वो पृथ्वी कैसे बनी थी, ठीक है, जो अभी कॉन्टिनेंट्स हैं, जो लिथोस्फीयर है वो कैसे बना, ठीक है, ये सारे जो सिद्धांत हैं ये लिथोस्फीयर से कनेक्टेड है, पृथ्वी के बारे में बात नहीं कर रहे। पृथ्वी में आप अलग पढ़ेंगे, ठीक है, कि लाप्लास हो गया, ये सारी चीजें वो अलग आएंगी, वो आपको कल पता चलेंगी। बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, किस तरीके से पृथ्वी बन गई थी, कौन कौन टकरा गया था, हर चीज में आपको सूरज से टकरा दिया, ठीक है, उल्का पिंड सूरज से टकरा दिया, बाहर जो था पूरा मैग्मा निकल गया, मोमबत्ती समझ रहे हैं वो तो, ठीक है। इस तरीके से आप उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पर पढ़ने में तो मजाक ही लगता है, ठीक है, कि जैसे आप देखते हैं ना कि मोमबत्ती का पूरा गीला मोम है, ठीक है, पूरा एकदम गर्म गीला मोम है, आप उसको अलग अलग फैला दो, अलग अलग फैला दोगे तो क्या होगा, सूख जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है, हार्ड हो जाएगा वो। तो वैसे ही उन्होंने क्यों थ्योरी दे दी कि कोई आ रहा था सूरज से टकरा गया तो पूरा मटेरियल जो है इधर उधर हो गया, वो ठंडा हो गया, वैसे पृथ्वी और प्लैनेट्स वगैरह बन गए। ये सोचने में थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है, हमारा इतना इंटेलेक्चुअल लेवल भी नहीं है कि हम ये सारी चीजें सोच पाए, पर मजाक तो लगता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अल्फ्रेड वागनर की अगर हम बात करें, अल्फ्रेड वागनर जो है, इन भाई साहब ने क्या बोला, ये जो पृथ्वी थी, पृथ्वी में कुछ था ऐसा, ठीक है, एक पूरा लैंड मास था और उसके आजू बाजू क्या था, ये पानी भरा हुआ था, ठीक है, ये लैंड मास को उन्होंने क्या बोल दिया, पैंजिया बोल दिया, और ये जो पूरा ये आजू बाजू जो पानी भरा था इसको हमने क्या बोल दिया, पैंथेल्सा बोल दिया, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये लैंड मास जो है वो टूट जाता है, ये टूट जाता है तो दो पार्ट में टूट जाता है ये, इसके बीच में जो सी बनता है उसको थेथिस सी बोल देते हैं, ऊपर वाला जो हो जाता है इसको लॉरेशिया बोल देते हैं, नीचे वाला जो होता है उसको गोंडवाना लैंड बोल देते हैं। ये इस तरीके से दो भाग में टूट गया वो, फिर और टूट गया, फिर और टूट गया, उससे क्या है पूरा इस तरीके से आपके कॉन्टिनेंट बन गए। इसके इनने साक्ष्य जो दिए, ठीक है, जो प्रमाण दिया उनने, उसमें ये बोला कि आप पूरी पृथ्वी को देखोगे तो वो एक तरीके से एक जिगसॉ फिट की तरह रहती है, मतलब ये जो पूरा लैंड है वो आप देखेंगे इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। साउथ अमेरिका को अफ्रीका से जोड़ दो तो वो जुड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है, एंटार्क्टिका को जोड़ दो तो ये सब पूरे जुड़े हुए थे, मतलब एक ये पूरा क्या था, एक पूरा एक ही भाग था, ये ओवर द टाइम क्या हुआ, टूट के बिखरता गया। ये इनकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी कि मतलब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं, समझ गए, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मतलब कॉन्टिनेंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया टूट के। ये इन्होंने थ्योरी बताई कि ऐसा जो है 200 मिलियन साल पहले हुआ, ठीक है। पहला मिलियन क्या होता है, ठीक है, पहला मिलियन जो है, 1 मिलियन क्या कहलाता है, 10 लाख कहलाता है, 200 मिलियन बहुत होता है, ठीक है, इतने सारे जो मीजोइक एरा था उस पे, ठीक है। अल्फ्रेड वागनर ने बताया कि पहला जो है एक लैंडमास रहेगा, उसको पेंजिया बोलेंगे, वो पूरा एक ओशियन से कवर रहेगा जिसको हम पैंथेल्सा बोलते हैं, ये बता दिया मैंने। फिर आपके थेथिस सी रहेगा जिसमें लॉरेंशिया हो जाएगा या लॉरेशिया बोल देते हैं, या फिर गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो ये दो पार्ट में ब्रेक होता है, ये करीब 200 साल पुरानी बात है, ठीक। अब ये इसके जब भी आप थ्योरी पढ़ते हैं किस तरीके से बनाई जाती है, क्या होता है, तो इसके लिए आपको ये समझना है कि उसके कॉजेस क्या है, ठीक है। अब उसके रीजंस तो देगा ना, आप सीधे सीधे आके ये बोल दो कि यार ऐसा ऐसा हुआ था तो हर कोई उसके कारण पूछेगा, बिल्कुल कारण पूछेगा। तो कारण यहां पे ये बोलते हैं कि जो टाइडल करेंट्स थे, जो सी था, ठीक है, जो अंदर से क्या कर रहा था, जो पानी के, आप खुद ही देखोगे ना, आप बाल्टी लो, बाल्टी में कुछ भी डाल दो ऊपर, ठीक है, जिसमें पानी में फ्लोट कर रहा है, तो वो क्या होगा कि अंदर से पानी भी तो ब्यूएंसी लगाएगा, आप किसी के ऊपर तैर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज जो है वो बट गई, उसके कारण क्या हुआ, लैंड जो है वो टूट गया। तो ये क्या थे इनके मेन कॉजेज, इनने बताए थे। अब इसके कॉजेज बताए तो फिर सीधे लोग उनसे बोलने लग गए कि भाई आपने रीजन दिए हैं पर सुनने में अच्छा नहीं लग रहा,
ठीक है, तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके ड्रॉबैक्स निकल के आए। ड्रॉबैक्स निकल के आए तो उनका फिर जब उनसे पूछा गया कि भैया ये 200 मिलियन साल ही आप कैसे बता रहे हो, तो उन्होंने उसका जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि उसके पहले भी तो हो सकता था, उसके बाद में हुआ होगा, आपने यही एरा क्यों बताया, इसका नहीं बता पाइए। ठीक है, ओशियंस में और भी करंट्स वगैरह जो थे उनको कंसिडरेशन पे नहीं लिया इनने, इनके जो अजम्पशंस थे वो बहुत ज्यादा लिए थे, इनने मान लिया कि लेट अस सी, ठीक है, ये ज्यादा कर दिया था, तो इसके कारण भी क्या हुआ, इनकी थ्योरी जो है वो रिजेक्ट कर दी गई थी। टाइडल करंट्स वगैरह बुओयेंसी को इनने ज्यादा सही से नहीं लिया था, क्योंकि ये काफी वीक होते हैं ग्रेविटी वगैरह। ठीक, यहां पे आप देखेंगे कि हिंदी में भी आपको सेम ही चीज लिखी हुई है, पेंजिया रहेगा, पेंथल्सा रहेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, आपको लिख के दिया है, सारी कमियां वगैरह दी हैं। अब आते हैं हम किसमें, कन्वेंशनल करंट थ्योरी पे। कन्वेंशनल करंट थ्योरी जो है वो किसने दी है, ये सारी चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। कन्वेंशनल करंट थ्योरी जो है वो आपकी दी है किसने, अर्थर होम्स ने। अर्थर होम्स ने दी है कब, 1930 में। उनने पहले दी थी, इसने बाद में दी थी। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक थ्योरी निकलती है तो दूसरी थ्योरी आ जाती है अपने आप। ठीक है, इसमें क्या बोल दिया कि जो नीचे पृथ्वी के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी जो है वो आपने देखा था कि एलिमेंट्स से ही बनी है, यहाँ पे मिनरल्स वगैरह मिलते हैं सारे। ठीक है, तो वहां पे रेडियो एक्टिव मिनरल्स भी हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं, तो उनके बीच में जो हीट का डिफरेंस आता है उसके कारण क्या होता है, एक करंट प्रोड्यूस होता है, उसके कारण ही क्या हुआ, ये जो है इनके भाग हो गए थे। ये इसमें इन्होंने इतना ही बताया। फिर इसके बाद में आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फ्लोरिंग थ्योरी। ठीक है, फ्री फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसमें क्या बोल दिया गया कि यहां पे जो कॉन्टिनेंट्स थे ये जो है एक्सपैंड किए अपने आप। कैसे, जो नीचे जो सी थी उसने क्या किया, फोर्स लगाया, जो भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण फोर्स जनरेट हुआ, उसमें सी ने, जो समुद्र के ऊपर जो तैर रहा था पूरा, उसके कारण उनका तो जो है वो टूटा उसके कारण, और वो जो है स्प्रेड हुआ था, सी फ्लोर स्प्रेड हुए थे। ठीक है, ये किसने दिया था, ये प्रपोज करी थी हैरी हेस ने। ठीक है, इसमें क्या बोला कि इतनी इंटेंस हीट जनरेट हो गई थी, जो भी मेंटल के पार्टिकल्स थे, कि उसमें क्या हो गए, कन्वेंशन करंट्स आ गए, करंट्स फ्लो होने लग गए, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो है ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, अब ये जो करंट्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने ही क्या बनाए, ट्रेंचेस बनाए, ठीक है, रिजेस बनाए। जैसे मैं आपको बताया था ना मोमबत्ती का, कि अगर जो आपका मोम है, गीला मोम, पूरा गर्म मोम है, तो अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर वहां पे कुछ में वो उसमें दरार आ गई, ठीक है, आपने हटा दिया तो वो क्या होगा, सूख जाएगा, तो वो इस तरीके की दरार आ जाएगी। उसमें अगर हमने क्या कर दिया, उसको मिला दिया, तो अगर ऐसा ही है कि बहुत जल्दी ठंडा हुआ, ठीक है, तो आपने देखा कि पहाड़ भी बन सकते हैं। तो ऐसा कुछ जो है इनका पूरा कॉन्सेप्ट था ओशियनिक करंट का। ठीक है, कि उसमें रिज कैसे बनी, सी फ्लोर कैसे हुआ, यहां पे देखेंगे अगर हम, ठीक है, यहां देखेंगे कि ये देखिए आप लोग, ये पूरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये जो है मेंटल है हमारा, ठीक है, मेंटल से क्या हुआ, आपके ये जो करंट्स बन गए थे, ये करंट्स क्या हुए, स्प्रेड करे, तो यहां पर अब ये जो आगे ऊपर आके ये ठंडा होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से हो रहा है ठंडा, वो तो कहीं पे अगर जो है डीप हो गया वो, तो वहां ट्रेंच बन गई, ऊपर पहुंच गया तो वहां पे माउंटेन्स या रिजेस बन गए। इस तरीके से उन्होंने बताया कि ऐसे जो है कॉन्टिनेंट्स वगैरह बने होंगे। ठीक है, अब बने तो अंदर से ही हैं। ठीक है, फिर यही जो आपका पूरा सिद्धांत जो है वो हिंदी में लिखा हुआ है कि किस तरीके से अंग मिलते हैं, समुद्र की लकीरें बनती हैं, ये सारा जो है आपको बताया गया है। ठीक है, अब मेन जो है हमारा रहेगा क्या, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो 1967 में दी गई थी, और ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है। कन्वेंशनल जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। कन्वेंशनल करंट थ्योरी में काफी कमियां थी, पर ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जो जिस तरीके से बताई गई है, इसमें इसको काफी वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। ठीक है, ये 1967 में किसने दी थी, मैकेंजी पार्कर ने दी थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और ये इसको आउटलाइन किया गया था 1968 में। इसमें आप देखेंगे कि ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेंशनल करंट थ्योरी, ये सारी जो है इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद में ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी बन गई थी। इसमें क्या है, इन्होंने ये बोल दिया कि अलग अलग जो लैंड वगैरह थे ये डिफरेंट प्लेट्स में बटे हुए थे। मेजर प्लेट्स अलग थी, माइनर प्लेट्स अलग थी, वो जो है हम आगे अभी देखते हैं। अब यहां पे ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, अर्थ लिटोस्फीयर जो है किस तरीके से ब्रोक हुआ था प्लेट्स में। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर में वो फ्लो कर रहा था, अपर मेंटल में ये पूरी जो प्लेट्स थी वो फ्लो कर रही थी। ठीक है, आप अगर खुद ही समझेंगे कि जो जैसे सीधा सीधा यहां से ही समझते हैं हम कि जो गर्म मोम था, ठीक है, गर्म मोम था, तो वहां पे क्या है, मोम क्या है, एक तरीके से
जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी ठंडा होता है तो उसके कारण क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है वो, ठीक है। तो वैसा ही कुछ आप समझ सकते हैं कि मैग्मा है। अब मैग्मा है तो मैग्मा क्या है, ठंडे होने के बाद में क्या बन जाता है, आपका पत्थर और ये सारी रॉक्स जो सॉलिड हो जाता है वो, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं कि वो एक पूरी प्लेट्स थी वो हट गई, ठीक है, तो ये पूरा क्या है, नीचे गया, नीचे गया तो यहां पे ट्रेंचेस वगैरह बन गए। अब वो मैग्मा वगैरह जो प्लेट्स टकराई, ठीक है, टकराने के बाद में जो पूरा था मैग्मा ऊपर उछला होगा, वो सॉलिडिफाई हो गया, तो वहां पे क्या हो गया, उस तरीके से पहाड़ वगैरह बन गए थे। तो ये जो है इस तरीके से थोड़ी सी थ्योरी दी थी इन्होंने प्लेट्स वगैरह के बारे में। ये पूरा जो है वो एस्थेनोस्फीयर मैग्मा के ऊपर तैर रही थी, ठीक। यहां पे आप देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक में, तो यहां से आप देखते हैं कि ये देखिए इस तरीके से इन्होंने प्लेट्स बांट दी थी। ये आपकी मेजर प्लेट्स कहलाएंगी। मेजर प्लेट्स कौन कौन सी हो जाएंगी, यूरेशियन प्लेट हो गई, आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, ठीक। आपकी यहां पर देखते हैं कि ये पैसिफिक प्लेट हो जाती है, आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट हो जाएगी, आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाएगी। ये सारी क्या हो गई, आपकी मेजर प्लेट्स हो गई, जो कि क्या कर रही हैं, एस्थेनोस्फीयर में तैर रही हैं। और आपकी जो है माइनर प्लेट्स हो जाएंगी, तो ये आपकी कैरिबियन माइनर हो जाएगी, ठीक है, मिड अटलांटिक ये तो रिज है, ठीक है, अरेबियन प्लेट हो गई, ये आपकी माइनर प्लेट्स कहलाती हैं। अब प्लेटों के टकराने से ही आपने पढ़ा होगा हिमालय वगैरह बने हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है पूरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर आपको बताया गया था। ये आपको पूरा बताया गया है, ठीक है, कि टॉप मेंटल में समुद्री भाग के किस तरीके से कितना किलोमीटर रहेगा, ठीक है, ये पूरा आपको लिख के दिया है। फिर नेक्स्ट अगर हम चलते हैं प्लेट्स के बारे में, तो मेजर प्लेट्स देखेंगे आप क्या होती है, एंटार्क्टिका की प्लेट होगी, एक नॉर्थ अमेरिकन होगी, एक साउथ अमेरिकन होगी, पैसिफिक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की एक प्लेट कहलाएगी, और यूरेशिया और अफ्रीका के रीजन की। तो टोटल 7 प्लेट्स इनने मेजरली है, ठीक है। और माइनर की अगर हम बात करें तो माइनर में आपकी कोकोस प्लेट आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनता है, ठीक है, आपके जियोलॉजी में तो नहीं बनेगा, पर आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि कोकोस प्लेट जो है वो कहां से आएगी, ठीक है। नास्का प्लेट होती है, अरेबियन प्लेट होती है, फिलिपिन प्लेट होती है, कैरोलिन प्लेट होती है, ये आपकी माइनर प्लेट रहती है। तो वो किसके किसके बीच में है, ठीक है, अरेबियन प्लेट्स जो है वो सऊदी अरेबियन के लैंड मास के पास में है, ठीक है। फिलिपींस जो है अपना फिलिपींस पता है कहाँ होगा, ठीक है, एशिया और पैसिफिक रीजन के बीच में आएगा। तो ये सब क्या है, आपकी प्लेट्स के बारे में बताया गया था। अब फोर्स कैसे लगता है इन प्लेट्स में, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे कि जब एस्थेनोस्फीयर जो है, जिसमें जो ऊपर मैग्मा है जिसके ऊपर प्लेट्स लग रही थी, वहां पे स्लो मूवमेंट चल रहा था, हॉट मैग्मा जो है, ठीक है, मेल्टन जो है मेंटल के ऊपर जहां से जो पूरा हॉट मैग्मा था, वहां पे स्लो मूवमेंट तो चल रही थी। क्यों, क्योंकि यहां पे अर्थ तो रोटेट कर रहा है, तो एक कोई ना कोई फोर्स तो होगा जो ड्राइव करेगा उस चीज को। तो यहीं पे ये जो है क्या हो जाता है, ये पूरा मैग्मा जो है वो स्प्रेड हो जाता है, और स्प्रेड होने के बाद में जब ठंडा होता है तो आपको वहां पे क्या देखने को मिलते हैं, आपको सॉलिडिफिकेशन देखने को मिलता है इन सभी चीजों का। तो यही जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, ये आपका और किस में रहेगा, आपकी जो फोल्ड और ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, जो आपकी रिजेस बनती हैं, ट्रेंचेस बनती हैं, ठीक है, इन सब के पीछे क्या रहता है, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का हाथ रहता है, ठीक है। तो इतना जो है हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी अगर हम देखें तो ये सारी आपको प्लेट्स जो है बाकायदा बताई गई हैं। अब इनका नाम तो सेम ही रहेगा, ठीक। यहां पे आप देखेंगे अगर इसका डिफरेंस पूछ लिया जाएगा अगर आपसे 11 मार्कर में, तो ये भी हमने लिख के दिया है। यहां पे आप देख सकते हैं कि पहला क्या हो गया हमारा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो किसने दी थी, अल्फ्रेड वागनर ने दी थी, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो थी वो आर्थर होम्स, ठीक है, उनने दी थी। कन्वेंशनल करंट थ्योरी, फिर हैरी हेस आए थे, फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, मैकेंजी पार्कर वगैरह लेके आए। थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था कि एक मूवमेंट होता है, ठीक है, टाइडल वेव्स करंट के कारण होती है। इन्होंने बताया कि कन्वेंशनल करंट्स होते हैं, और यहां पर प्लेट टेक्टोनिक में क्या बता दिया था कि कन्वेंशनल करंट के साथ में जो मेंटल एटमॉस्फेयर है उसके कारण ड्रैगिंग होती है। एविडेंसेस पूरे इन्होंने दिए गए थे, ठीक है। पर ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो अभी तक इसका कुछ ड्रॉबैक आपको देखने को नहीं मिला। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का, उसमें इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए इसकी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स को। बाकी यहाँ पे इनके बहुत सारे एजम्पशंस थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के, जिसके कारण वो नहीं आ पाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है अगला लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा। अब देखिए लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर जो हमने पढ़ा स्थल मंडल, तो वो किस तरीके से बना है, ठीक है, क्या उसका इंपॉर्टेंस था, क्या होता है, इतना ही आपको पढ़ना है, उसमें उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले। अब आते हैं हम किसमें, जलमंडल में, या फिर जो कि हमारा क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। अब आप देखेंगे कि ये जो है हमने अभी तक लगभग 1 घंटे 18 मिनट की क्लास कर ली है। 1 घंटे 18 मिनट की क्लास है, तो ये
करीब आपको 10-20-15 मिनट और हाइड्रोस्फीयर में लगेगा, तो लगभग 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। अब ये 1.5 घंटे की एक क्लास है, अगली क्लास और 1-1.5 घंटे की रहेगी और ऐसी 3 क्लास और आएंगी। 4 घंटे मतलब आप 4 क्लासेस माने तो 4 क्लासेस मतलब अराउंड समथिंग 5.5 से 6 घंटे होता है। ठीक, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे सोचिए, 5.5 से 6 घंटे में आपने पूरी यूनिट पढ़ ली, तो ये आपको काफ़ी फायदा देगा। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते तो पहली बात 1.5 घंटे में हम इतना तो बता नहीं पाते। ठीक है, आप सामने रहते हैं तो थोड़ी चीज़ों को और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत रहती है, थोड़ा सा इंटरेक्शन रहता है, इधर उधर की बातें भी होती हैं, सब सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, तो उसके कारण ये जो है हर यूनिट कम से कम 1 से 1.5 महीना चलती है, और अभी हम 4 घंटे में पढ़ा रहे हैं, तो आपको लग सकता है कि यार ये क्या पढ़ा दिया। ठीक है, कि कंटेंट है भी कि नहीं, सफिशिएंट है भी कि नहीं, तो इससे ज़्यादा क्या ही पढ़ोगे पहली बात तो। ठीक है, पढ़ना यही है और पढ़ना भी यही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी से आएंगे और क्या नया पढ़ेंगे आप। ठीक, उसके अलावा अगर हम देख रहे हैं कि 4 लेक्चर में कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, इसको अगर हम तोड़ देते तो आधे घंटे के लेक्चर बन जाते, तो यही 10-12 लेक्चर बन जाते। ठीक है, हर टॉपिक पे बन जाता तो भी आपको ठीक लगता, पर यह है कि अभी आपके पास में खुद इतना टाइम नहीं है। ठीक है, आप एक बार में बैठिए अच्छे से, 4 दिन में पूरी यूनिट खत्म करिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि 30 नंबर की बात है, आपने पूरा पढ़ लिया, आपको सब पॉइंट्स मिल गए, आपको नोट्स भी देखने को मिल रहे होंगे कि नोट्स भी हमने बाकायदा जो है वो थोड़ा तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से बनाए हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ की बात मत करिएगा कि पीडीएफ सेंड कर दीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी पर एक समय के बाद मिलेगी। एक समय के बाद इसलिए मिलेगी क्योंकि पहले हम देख सकते हैं कि जो भी चीजें हैं अभी चेंज नहीं करी ना, अभी बाकी का भी देखना है हमें। पूरी एक पीडीएफ हमने कंटेंट इकट्ठा किया, कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, वो सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ ऐसे काम चलाऊ काम करके आपको बस सीधे दे दें, थोड़ा सा पूरा प्रॉपर उसकी रीडिंग हो जाए, स्कैनिंग हो जाए। अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम पूरी पीडीएफ तो पढ़ नहीं रहा हूं मैं, ठीक है, कि एक बाय लाइन पढ़ता जा रहा हूं। ठीक है, लाइन बाय लाइन तो पढ़ के सुना नहीं रहा आपको बाकी चीजें बता रहा हूं अच्छे से। तो यहां पर ये जो है कि अभी हमें इसकी भी स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी ढंग से। ठीक है, एक बार पढ़ा है, फॉर्मेटिंग करी है, सब किया है, खुद से किया है ये। ठीक है, अलग से कहीं जाके टाइपिस्ट बैठा के ये सारा काम नहीं किया अभी फिलहाल, क्योंकि अभी ये चीजें जो है हम मैनेज कर पा रहे हैं, खुद से कर पा रहे हैं, और जब तक हम खुद से कर पा रहे हैं तब तक हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि अब जो है हमें पढ़ना है क्या, हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर की अगर हम बात करें तो जैसे हमने देखा था कि हम जब लेयर्स की बात कर रहे थे, ठीक है, यहां देखिए जब लेयर्स की बात कर रहे थे तो ये इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा था। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, ये ओशियनिक क्रस्ट हो गया। ठीक, उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि बायोस्फीयर देखने को मिलता है आपको। ठीक है, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह, जहां तक लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो पूरी लेयर बायोस्फीयर कहलाती है। फिर उसके और ऊपर और थोड़ा सा नीचे जहां जहां तक आपको पानी देखने को मिलेगा वो पूरी लेयर क्या कहलाएगी, आपकी हाइड्रोस्फीयर कहलाएगी। मैंने क्या बताया कि जहां जहां तक आपको पानी देखने को मिलेगा, मतलब ग्राउंड वाटर हो गया, चाहे आपका क्लाउड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हो गया, अर्थ के सरफेस पे हो गया या अर्थ के सरफेस के नीचे या ऊपर हो गया, जहां पे भी आपको पानी देखने को मिल रहा है वो आपका हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा। मतलब आपके क्लाउड्स वगैरह भी जो हैं वो उसका भी पोर्शन जहां पे पानी का प्रेसिपिटेशन वगैरह हो रहा है वो भी हाइड्रोस्फीयर के अंदर का आता है। आपका जो सी है, रिवर है, ठीक है, पॉन्ड्स हैं, ये सब हाइड्रोस्फीयर कहलाएंगे। और नीचे ग्राउंड वाटर तक भी आपका क्या होगा, ओशियंस का भी हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, ये आपका जलमंडल की बात करी जाती है। अब आप देखते हैं कि पूरे पृथ्वी की अगर हम बात करें तो 75% जो है पूरी पृथ्वी में पानी भरा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देख रहे हैं कितना, तो अराउंड 1368 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर में आपकी वाटर देखने को मिलता है। अब वाटर किस फॉर्म में रहेगा, आपको वाटर जो है आपका नेचुरल वाटर जो है वो देखने को मिलेगा, आपका आइस के फॉर्म में आपको वाटर देखने को मिलता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर लेक्स वगैरह में, तो फ्रोजन और इस तरीके से आपको पूरा वाटर देखने को मिलेगा। ठीक, 75% हिस्सा है ये सब चीजें। ठीक है, अब पानी आता कहां से, पहले हम वो समझते हैं। तो इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, वाटर साइकिल को पढ़ना पड़ेगा। अब वाटर साइकिल पढ़ना है हमें, ठीक है, तो ये साइकिल जो है वो क्या करती है, रिजर्वॉयर जो है, जितने भी रिजर्वॉयर्स हैं पानी के, जो भी आप देखते हैं, पॉन्ड हो, रिवर हो, ओशियन हो, तो पानी की वाटर साइकिल बनती है। मतलब पानी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता रहता है। पानी अगर आपका पॉन्ड्स वगैरह में है तो सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो पानी क्या होता है, धीरे धीरे इवापोरेट होता है।
एवापोरेट होके क्या बन जाते हैं, वहां पे क्लाउड्स में पानी इकट्ठा हो जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में, फिर लाइटनिंग होती है, बादल टकराते हैं, जो भी चीजें होती हैं उसके कारण क्या होता है, वही पानी जो है वाटर के फॉर्म में नीचे आता है। सिमिलरली आप देख रहे हैं कि वही जो वाटर ऊपर ओशियन के आप देख रहे हैं कि क्रस्ट में जो वाटर रहता है वो वाटर क्या है नीचे जाता है, आपका ग्राउंड वाटर बन जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पर्कुलेशन बोलते हैं। ये सारी चीजें जो है वो आपकी किसके अंदर आ जाएंगी, वाटर या जल चक्र के अंदर आ जाती हैं, जिसको हम यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। ठीक, यहां देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं यहां पर कि नदियां जो हैं पहले ग्लेशियर्स वगैरह जो हैं, ठीक है, आपके वो पिघलते हैं तो वहां से आपको पानी देखने को मिलता है, नदियां बहती हैं। ठीक, नदियां बहती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस रन ऑफ बोलते हैं। फिर आप देख रहे हैं कि ये जो आपका सरफेस पे पानी इकट्ठा है, ठीक है, ये इवेपोरेट होता है, बादलों में जाता है, कंडेंसेशन होता है उनका। ठीक है, जो समुद्र का पानी है वो भी क्या होता है, इवेपोरेट होकर बादल वगैरह बनाता है। ठीक, आपकी ये जो नदियां वगैरह हैं, ये जो पानी है इससे नीचे आता है, तो यहाँ पे ये पर्कुलेशन जो है वो डीप ग्राउंड वाटर में जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो देखेंगे कि जब जो ऊपर बादल बन गए तो बारिश होती है, तो वही बारिश जो है वो नीचे आ जाती है। ठीक, तो उससे क्या होता है कि आप देखेंगे कि पूरा एक प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो ऊपर जा रहा है, वही वाटर क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इससे आपको समझना चाहिए कि ये क्या है, पूरा एक जो चक्र है इसको हम क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। क्या क्या इसकी प्रोसेस रहती हैं ये आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं, अब हाइड्रोस्फीयर की बात कर रहे हैं हम, तो हाइड्रोस्फीयर में और क्या पढ़ना रहता है। हाइड्रोस्फीयर में जब हमने जल चक्र पढ़ लिया तो अब हम उसका इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंस तो हर चीज का देख रहे हैं, जियोलॉजी का भी इंपॉर्टेंस समझा हमने, तो अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोस्फीयर का इंपॉर्टेंस समझते हैं। हाइड्रोस्फीयर में आपको पहले चीज ये समझना चाहिए कि जो भी वाटर है, जो वाटर का इंपॉर्टेंस है वही हाइड्रोस्फीयर का इंपॉर्टेंस है। हमारी जो लिविंग सेल्स हैं, वो कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, उसमें भी 75% वाटर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर है हर केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व रहता है। इतना ज्यादा पूरी हैबिटेट जो हमारी पूरी लाइफ है वो पूरी किसमें आती है, वाटर के कारण रहती है, तो इसलिए वाटर जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, वाटर और क्या करता है, वाटर और भी वे ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह में भी यूज होता है। वाटर जो है हमारा क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, वाटर नहीं होगा तो पूरा सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो है ह्यूमन नीड्स, ड्रिंकिंग वाटर, ये जितने भी पानी की चीजें हैं वो आपका पूरा जल मंडल के महत्व में आती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि पानी जीवित कोशिकाओं का एक हिस्सा है। ठीक है, हर कोशिका जो है वो 75% पानी से बनी रहती है, उसके पूरा सब रहता है। ठीक है, जानवर हो गए, पौधे हो गए, हमारा जो ह्यूमन नीड्स हो गई, जो भी सारी चीजें हैं वो वाटर पे डिपेंड करती हैं हमारी, तो ये आपको देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्या कि वाटर अर्थ सरफेस में कितने क्या परसेंटेज है, तो वो देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ओशियंस वगैरह में अगर आप देख रहे हैं ना, तो आपका 97% जो है वो ओशियंस वगैरह में, आइस कैप्स में इतना है। ठीक है, लेक्स वगैरह में 0.00 है, ग्राउंड वाटर 0.68 है, एटमॉस्फेयर में और कम है, स्ट्रीम्स रिवर्स में और कम है। ठीक है, बायोस्फीयर में और कम है। ये आपका थोड़ा सा परसेंटेज है। आपके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो वाटर स्टोर होता है जो ओशियन में। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी प्रोसेस कौन कौन सी रहेंगी, आपका इवापोरेशन होगा, पानी ऊपर जाएगा। वाटर जो है एटमॉस्फेयर में, वो उससे क्या होता है, कंडेंसेशन होते हैं। ठीक, सरफेस रन ऑफ जो रहेगा वो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर आ जाएगा। तो ये जो है आपका इस तरीके से आपने देखा। अब मेन हम हाइड्रोस्फीयर की बात कर रहे हैं तो उसके रिलीफ फीचर्स की बात करनी पड़ेगी कि हाइड्रोस्फीयर में क्या रहता है। अभी हमने लिथोस्फीयर देखा था ना, लिथोस्फीयर में हमने देख लिया कि माउंटेन्स बन रहे हैं, उनकी कैसे लिथोस्फीयर में प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है। ये सब जो है हमने क्या पढ़ा था, लिथोस्फीयर में पढ़ा था। अब हम थोड़ा सा ओशियनिक में देखते हैं। तो ओशियन में आप देखेंगे कि आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलेगी, कॉन्टिनेंटल स्लोप देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल राइज देखने को मिलेगा, अपसिल प्लेन देखने को मिलेंगे। ये आपके क्या है, मेजर है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे ये जो है पूरा डायग्राम लेके आए हैं। इसके अलावा और क्या है, माइनर फीचर्स भी देख लेते हैं। माइनर फीचर्स में आपके रिजेस हो जाते हैं, हिल्स, सी माउंट्स, ग्योट्स, ट्रेंचेस, कैनियंस। ठीक है, फ्रैक्चर, एटॉल्स, कोरल रीफ्स, ये सारा क्या है, आपके माइनर फीचर्स हैं किसके, ओशियंस के। चलिए अब देखते हैं। ठीक है, आप जो है पृथ्वी की अगर हम ओशियन फ्लोर को देखते हैं तो आप कहीं पे यहां पे खड़े हैं। कहां खड़े हैं आप यहां खड़े हैं कहीं पे। ठीक है, इधर खड़े हो आप। अब यहां पे आपका ये इतना पोर्शन तो बीच दिखेगा आपको। ठीक है, आप जा पा रहे हो तो ये क्या रहेगा, आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाएगा। ठीक है, कुछ ही पोर्शन तक जा पाते हो आप आगे।
आपको पूरा ये समंदर दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा समंदर है और यहां पे फिर दूसरा कॉन्टिनेंट ही है, तो हम ये पूरे समुंदर के अंदर की चीज देख रहे हैं अब क्या रहती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब यहां पर आप खड़े हैं तो आप कुछ पोर्शन तक जाएंगे तो वो जो पोर्शन रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। अब यहां पर जब देखते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आगे और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, सडन जो है स्लोप बनने लगेगा, नीचे और गहराई जाने लगेगी, तो वो जो स्लोप बनता है वो क्या कहलाएगा, आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाता है, ठीक है, आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाएगा। आ रहा है समझ में? आप देख रहे हो कि जब यहां पे पूरा एरिया जो है आपका लैंड का है, आप उस पर खड़े हो, फिर धीरे धीरे आप जाओगे तो जितना बीच में आप जितना जा पा रहे हो, ठीक है, पानी के अंदर जहां तक आपके पैर पूज रहे हैं, और उससे थोड़ा और एरिया आगे तक का गहरा होता जाता है वो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाएगा। फिर वो जैसे जैसे नीचे गहराई बढ़ती जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, कॉन्टिनेंटल स्लोप बनता जाएगा। ये आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप है। यहां देखिए, यहां पे आपका लैंड है, ठीक है, यहां से आप आ रहे हैं, पहले पूरा मिटा देता हूं, ठीक है, यहां पे आपका ये लैंड था, यहां से आप जब आ रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो जाएगा। अब ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो जाएगा, ये और नीचे आएंगे आप तो ये क्या बनेगा, आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप बनेगा। अब कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है, अब नीचे आ गए, अब नीचे एक चीज तो ऐसी होगी जो प्लेन होगी एकदम। अब जब पूरी प्लेन आ गई वो, ठीक है, जब आपका ये पूरा प्लेन आ गया, इन प्लेन्स को हम क्या बोलते हैं, एबिसल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके एबिसल प्लेन हो जाएंगे, ठीक है। ये थिक लेयर ऑफ सेडिमेंट्स वगैरह की रहेगी, ये हमारा ओशियनिक क्रस्ट का ऊपर का पोर्शन कहलाएगा। मतलब तो ये क्या है, प्लेन्स हैं, जहां पे एक पूरी नीची सतह दिखेगी जो आपको प्लेन रहेगी। अब इन्हीं प्लेन में क्या होंगे, ओशियंस के अंदर भी माउंटेन्स बनते हैं। अब देखो, यहां से वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, यहां वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, ये यहां तक गया, ये सूख गया, तो ये क्या बन जाएगा, एक माउंटेन बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इसी तरीके से तो पूरी चीजों की रचना हो रही थी जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो गया, एक माउंटेन बन गया, ये माउंटेन बन गया, ये माउंटेन बन गया। कुछ माउंटेन ये ऊपर दिखने लगते हैं, ऊपर माउंटेन दिखने लगते हैं तो वो काफी बड़ा एरिया होता है, काफी बड़ा एरिया होता है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, वॉल्केनिक आइलैंड बोल देते हैं। जो आपको समुद्र में बीच में आइलैंड्स वगैरह दिखते हैं ना, तो ऐसा थोड़ी है कि वो तैर रहा है, उसके नीचे पूरा एक माउंटेन होगा बड़ा सा, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरी चीजें रहती हैं। कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया, शेल्फ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होते हैं, छोटे छोटे जो माउंटेन्स रहते हैं, छोटे छोटे ऐसे आपको माउंटेन्स दिख रहे होंगे, ये क्या कहलाते हैं, आपकी रिजेस कहलाती हैं। और अगर आप देख रहे हो कि एकदम खाई आ जाए नीचे, ये प्लेन्स में आपको ये नीचे दिख रहा है ना, ये अगर ऐसी खाई भी बन जाती हैं, प्लेट्स तो टकराती हैं और आगे पीछे होती रहती हैं, तो उसके कारण जो है नीचे जो आपकी गहराई बन गई, जो आपकी खाई बन गई, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेंच बोलेंगे। तो ये क्या रहेगा, आपका हाइड्रोस्फीयर का डायग्राम रहेगा, ठीक है। तो महाद्वीपीय शेल्फ देखने को मिलेगा आपको, महाद्वीपीय ढाल देखने को मिलेगा, ठीक, पहाड़, पहाड़ियां, खाइयां, फ्रैक्चर जोन, एटॉल, ये सारा चीजें जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी अगर हम देखते हैं तो ये 55 पेज जो है अभी तक हमने कवर करे। इस लेक्चर में आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। इसके बाद का लेक्चर जो है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ठीक है, और उसकी आयु किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, क्या डेटिंग रहती, कार्बन डेटिंग वगैरह क्या कॉन्सेप्ट रहते हैं, वो समझेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या था, ठीक है, कौन सा क्रोएशियस एरिया था, मेसोजोइक एरिया क्या था, डायनासोर्स का क्या एरिया था, इयॉन क्या कहलाता है, ये सारे जो पूरे कॉन्सेप्ट है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज का ये जो लेक्चर था, इसमें हमने डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस पढ़ा जियोलॉजी का, क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में पढ़ा, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा। अगर आप लेक्चर की यहां तक आखिरी तक आए हैं, आपको लगता है कि यार थोड़ा सा भी अच्छा एफर्ट हुआ है, काम का आपको 2% भी काम का मिला है, तो ये जो है आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला लेक्चर जो रहेगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अगला जो लेक्चर रहेगा वो आपका ओरिजिन और एज ऑफ अर्थ का रहेगा, पृथ्वी की उत्पत्ति और आयु का समय सारणी। तो यहाँ पे आपको पूरा जो है वो एक तरीके से हमने कोशिश किया है कि आपको चीजें अच्छे से प्रॉपर तरीके से बताई जाएं। तो यहाँ पे अर्ली थ्योरीज लिखी हैं, ठीक है, अभी ये फॉर्मेट नहीं है, इन पे वर्क करना है, तो ये जो है हम अगले लेक्चर पे आपको करके देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको पूरी जियोलॉजी जो है वो पूरी संपूर्ण तरीके से यूट्यूब पर कवर कराई जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।